नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम आईने में देखते हैं तो असल में हो क्या रहा होता है? लगता तो जादू जैसा है ना? पर इसके पीछे का विज्ञान बड़ा ही दिलचस्प है। तो आज चलिए समझते हैं इसी को, प्रकाश का परावर्तन। जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। कितना खूबसूरत है ना? पानी में ये साफ साफ अक्स। पर एक सवाल उठता है, ऐसा सिर्फ पानी या शीशे में ही क्यों होता है? दीवार पर क्यों नहीं दिखता? आखिर ये सब होता कैसे है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो देखिए, हम जो कुछ भी देखते हैं ना, उसकी कहानी एक ही चीज से शुरू होती है, प्रकाश। जी हाँ, लाइट। असल में प्रकाश ही वो मैसेंजर है, वो संदेशवाहक जो पूरी दुनिया की जानकारी हमारी आंखों तक लेकर आता है। तो अब सवाल ये है कि हम देखते कैसे हैं? जवाब बहुत मजेदार है, और वो छिपा है प्रकाश के बाउंस होने में। देखिए, प्रकाश असल में एनर्जी यानी ऊर्जा का ही एक रूप है। और होता क्या है कि जब ये किसी भी चीज से टकराकर बाउंस होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, बस तभी हम उस चीज को देख पाते हैं। अगर ये बाउंसिंग ना हो तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल अंधेरा। और विज्ञान की भाषा में इसी बाउंस होने को एक खास नाम दिया गया है, और वो है परावर्तन। तो चलिए इस परावर्तन के क्षण को जरा और करीब से समझते हैं। तो आखिर ये परावर्तन है क्या भला? देखिए, बहुत आसान है। जब लाइट की कोई किरण किसी भी सतह से टकराती है और उसी मीडियम में वापस लौटते हुए अपनी दिशा बदल लेती है, बस इसी को परावर्तन कहते हैं। मतलब सिर्फ डायरेक्शन में एक चेंज, और कुछ नहीं। लेकिन एक मिनट, प्रकाश का ये बाउंस होना, ये उछलना ऐसे ही रैंडमली नहीं होता। नहीं, ये कुछ बहुत ही सीधे साधे पर एकदम पक्के नियमों को मानता है। और मजे की बात यह है कि यही नियम है जो हर तरह के रिफ्लेक्शन को मुमकिन बनाते हैं। ये नियम क्या है? पहला, जिस एंगल पर रोशनी टकराएगी, ठीक उसी एंगल पर वापस लौटेगी। दूसरा, आने वाली किरण, टकरा कर जाने वाली किरण और सतह पर बनी सीधी लाइन, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में एक ही सीध में होती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई गेंद दीवार पे फेंके। जिस एंगल से फेंकी जाती है, ठीक उसी एंगल से वापस आती है ना? प्रकाश भी बिल्कुल यही करता है। और गेंद, उसके जाने का रास्ता, आने का रास्ता, सब एक सीध में ही तो होता है। बस प्रकाश के साथ भी यही होता है, हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं। अच्छा, तो अब वो सवाल फिर से सामने आता है, अगर हर चीज लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, तो फिर हमें अपना चेहरा सिर्फ आईने में ही क्यों दिखता है, दीवार में क्यों नहीं? इसका जवाब छिपा है सतह यानी कि सरफेस के टाइप में। इसका जवाब छिपा है दो तरह के परावर्तन में। पहला है नियमित परावर्तन। ये होता है आईने जैसी एकदम चिकनी सतहों पर। यहां क्या होता है कि सारी लाइट रेज एक साथ एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं। नतीजा, एक साफ सुथरी इमेज। और दूसरा है विस्तृत परावर्तन। ये होता है दीवार जैसी खुरदुरी सतहों पर, जो लाइट को हर मुमकिन दिशा में बिखेर देती हैं। इसीलिए कोई इमेज नहीं बनती। तो इसे ऐसे देख सकते हैं, एक आईना प्रकाश की किरणों को एक डिसिप्लिन्ड फौज की तरह इकट्ठा करके हमारी आंखों तक भेजता है और एक इमेज बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ दीवार उन किरणों को चारों ओर बिखेर देती है। बस इसीलिए वहां कोई इमेज बन ही नहीं पाती। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि आईने से इमेज बनती है, पर हमारा दिमाग इन उछलती हुई लाइट रेस से एक पूरी इमेज बनाता कैसे है? चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। असल में छवियां यानी इमेजेस भी दो तरह की होती हैं। एक होती है रियल इमेज यानी वास्तविक, और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज यानी आभासी। अब सवाल यह है कि जो हम आईने में देखते हैं, वो इन दोनों में से कौन सी है? कोई अंदाजा? फर्क बहुत सीधा है। जब रिफ्लेक्ट हुई किरणें सच में फिजिकली एक जगह पर मिलती हैं, तो बनती है एक वास्तविक छवि। जैसे सिनेमा के पर्दे पर जो इमेज बनती है, उसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं। लेकिन आईने के केस में ऐसा नहीं होता। वहां किरणें असल में कहीं नहीं मिलती। हमारा दिमाग बस उन किरणों को आईने के पीछे एक काल्पनिक बिंदु तक खींचता है, और हमें लगता है कि वो वहां मिल रही हैं, जहां से वो आती हुई प्रतीत होती हैं। बस यही है आभासी या वर्चुअल इमेज। तो एक साधारण फ्लैट आईने में जो इमेज बनती है, उसकी कुछ खासियतें होती हैं। पहली, वो हमेशा आभासी होती है, मतलब वर्चुअल। दूसरी, वो सीधी होती है। तीसरी, उसका साइज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, ना छोटा ना बड़ा। और चौथी, और ये बहुत मजेदार है, वो पार्श्व रूप से उल्टी होती है। मतलब हमारा बायां हाथ आईने में दायां दिखाई देता है। चलिए अब एक आखिरी और बहुत ही हैरान कर देने वाले फैक्ट के लिए तैयार हो जाइए। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों ने शायद ही कभी सोचा होगा। ये नंबर देखिए, आधा। इसका क्या मतलब हो सकता है?
ये वो कम से कम साइज है जो एक आईने को चाहिए किसी भी इंसान की पूरी इमेज दिखाने के लिए। उसकी हाइट का ठीक आधा। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ आधा। ये बिल्कुल सच है। एक 6 फुट लंबे इंसान को अपना सर से पांव तक का पूरा रिफ्लेक्शन दिखने के लिए सिर्फ 3 फुट के आईने की जरूरत है। हाँ, बशर्ते कि वो आईना सही जगह पर सही एंगल पर रखा हो। ये सब परावर्तन के उन्हीं नियमों और एंगल्स का कमाल है। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर आईना लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर देता है तो फिर वो ऊपर और नीचे को क्यों नहीं पलटता? कभी सोचा है इस बारे में? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब भी परावर्तन के उन्हीं बेसिक सिद्धांतों में छुपा है जिन्हें आज हमने समझा। कभी सोचा है कि जब दो आईनों के बीच खड़े होते हैं तो अपनी ही अनगिनत परछाइयां क्यों दिखने लगती हैं? ऐसा लगता है मानो कोई जादू हो। तो आज हम इसी जादू के पीछे की फिजिक्स को समझेंगे और देखेंगे कि यह सब होता कैसे है। ये तो हम सब ने कभी ना कभी किया ही होगा, है ना? बड़ा मजेदार लगता है। एक ऐसा नज़ारा जो सच में हैरान कर देता है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी अंतहीन गलियारे में झांक रहे हों। तो चलिए पता लगाते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम बात करेंगे मिरर्स और इन्फिनिट इमेजेस की, फिर समझेंगे रिफ्लेक्शन के एंगल को, देखेंगे कि जब मिरर्स कर्व हो जाते हैं तो क्या होता है, एक स्फेरिकल मिरर की बनावट को समझेंगे और आखिर में फोकस और कर्वेचर के बीच का रिश्ता जानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस इन्फिनिट गलियारे के राज से पर्दा उठाते हैं। आखिर ये होता कैसे है? तो इसका राज ना बहुत ही सिंपल है। जब दो प्लेन मिरर्स मतलब समतल शीशे एक दूसरे के एकदम पैरेलल रखे जाते हैं आमने सामने, तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है। और बस यही वो परफेक्ट सेटअप है जो उन अनगिनत इमेजेस का जाल तैयार करता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है पक्की मैथ। जी हाँ, गणित। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा फॉर्मूला इस पूरे इफेक्ट को पहले से ही बता सकता है। देखिए, ये फॉर्मूला है n = 360/θ - 1। अब ये n क्या है? n है नंबर ऑफ इमेजेस, मतलब कितनी परछाइयां बनेंगी, और थीटा है दोनों शीशों के बीच का एंगल। तो मान लीजिए अगर दो शीशों को 90 डिग्री पर रखा जाए तो फॉर्मूले के हिसाब से हम 360 को 90 से डिवाइड करेंगे। जवाब आया 4। फिर उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेंगी कुल 3 इमेजेस। कितना सिंपल है ना? और यहीं पर सारा राज खुल जाता है। याद है, जब मिरर्स पैरेलल होते हैं तो एंगल क्या होता है? 0। और मैथ का एक बेसिक रूल है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर जवाब क्या आता है? इन्फिनिटी, अनंत। तो हमारा फॉर्मूला भी यही बता रहा है कि हमें इन्फिनिट इमेजेस दिखेंगी। कमाल है ना? तो ठीक है, प्लेन मिरर्स की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन क्या हो अगर हम आईने को थोड़ा मोड़ दें, उसमें एक कर्व ले आएं, तब क्या होगा? यहां से चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, क्योंकि जैसे ही हम शीशों में एक कर्व लाते हैं, हम लाइट को ऐसे कमाल के तरीकों से मोड़ सकते हैं जो हमारे दुनिया देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। और ये हमें रोज देखते हैं, गाड़ियों के साइड मिरर में, दुकानों में लगे सिक्योरिटी मिरर्स में, या फिर किसी पहाड़ी सड़क के खतरनाक मोड़ पर। ये वही कर्व्ड मिरर्स हैं। इनका काम क्या है? ये हमें एक बहुत बड़े एरिया का व्यू एक छोटी सी जगह में दिखा देते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात, ये जो शीशे होते हैं ना, ये ऐसे ही रैंडमली मुड़े हुए नहीं होते। असल में इनको ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़े खोखले गोले का ही एक कटा हुआ हिस्सा है, और इसी वजह से इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो एकदम परफेक्ट होती है। तो अब सवाल ये है कि ये कर्व्ड मिरर्स काम कैसे करते हैं? इसको समझने के लिए हमें इनके कुछ ज़रूरी पार्ट्स के बारे में जानना होगा। चलिए इनके पूरे ब्लूप्रिंट को डीकोड करते हैं। किसी भी स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए हमें इन 5 की टर्म्स को जानना होगा: पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस। अब ये नाम थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, पर टेंशन मत लीजिए। चलिए एक एक करके इन्हें एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले है पोल, जिसे हम P से दिखाते हैं। इसे बस ऐसे समझिए कि ये मिरर की सरफेस का एकदम सेंटर पॉइंट है। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब जरा इमेजिन कीजिए कि हमारा जो मिरर है वो एक बड़े से खोखले गोले का टुकड़ा है ना? तो उस पूरे गोले का जो सेंटर होगा वही हमारे इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसे हम C से दिखाते हैं। अच्छा,
अब अगर हम एक सीधी इमेजिनरी लाइन खींचें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी और पोल यानी पी दोनों से होकर गुजरे, तो बस उसी लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये समझ लीजिए कि ये पूरे मिरर सिस्टम की मेन सेंट्रल लाइन है। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, प्रिंसिपल फोकस, जिसे एफ से दिखाते हैं। यहीं पर सारा खेल होता है। देखिए, कॉन्केव मिरर में क्या होता है। लाइट की जो पैरेलल किरणें आती हैं वो मिरर से टकराकर एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं। इसे कहते हैं कन्वर्ज होना। और कॉन्वेक्स मिरर में ठीक इसका उल्टा होता है। किरणें टकराकर फैल जाती हैं, मतलब डाइवर्ज हो जाती हैं, और ऐसा लगता है कि वो सब फोकस से ही निकल कर आ रही हैं। तो अब जब हम इन सारे पार्ट्स को जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये सब एक बहुत ही सिंपल और मजेदार मैथमेटिकल रिलेशन में एक साथ कैसे बंधे हुए हैं। ये रिलेशन बहुत ही सीधा है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यानी आर, जो कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी थी, वो हमेशा फोकल लेंथ यानी एफ, जो पोल से फोकस तक की दूरी थी, उसकी डबल होती है। बस आर इक्वल्स टू एफ। ओके, तो अब एक छोटा सा चैलेंज। अगर एक स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो सोचिए उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। जी हाँ, एकदम सही, क्योंकि रेडियस फोकल लेंथ का डबल होता है, तो जवाब हुआ 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 24 सेंटीमीटर। देखा कितना सिंपल है। और आखिर में एक सवाल आप सबके लिए। आज हमने जो कुछ भी सीखा उसके आधार पे जरा सोचिए, ऐसे कौन से 2 पॉइंट्स हैं जो हमेशा ऑलवेज एक स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होते हैं। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। नमस्ते। चलिए आज फिजिक्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि ये जो कर्व्ड मिरर्स होते हैं यानी घुमावदार शीशे, उन पर जब लाइट पड़ती है तो होता क्या है। तो शुरुआत करते हैं एक सवाल से, जो असल में एक एग्जाम में आया था। अब हो सकता है ये अभी थोड़ा मुश्किल लगे, पर चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसका जवाब एकदम साफ हो जाएगा। अब उस सवाल को हल करने के लिए पहले कुछ बेसिक चीजें समझनी होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 मेन तरह के कर्व्ड मिरर्स की। कभी चम्मच के अंदर वाले हिस्से में अपनी शक्ल देखी है? बस वही है अवतल दर्पण या कॉन्केव मिरर। इसकी खासियत यह है कि ये लाइट को एक जगह पे इकट्ठा मतलब कन्वर्ज करता है। और अब उसी चम्मच को पलट दीजिए। जो बाहर की उभरी हुई सतह है वो है उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। इसका काम ठीक उल्टा है। ये लाइट को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो अब ये जो F दिख रहा है ना, ये है फोकस या फोकल पॉइंट। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि ये मिरर्स काम कैसे करते हैं। चलिए अब आते हैं इसके पीछे के साइंस पर। असल में रिफ्लेक्शन के बस 3 सिंपल से नियम हैं। अगर ये 3 नियम समझ लिए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये नियम बताते हैं कि लाइट की किरणें इन मिरर्स से टकराकर कहाँ जाएंगी। तो पहला नियम कॉन्केव मिरर के लिए, कोई भी लाइट रे जो सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो मिरर से टकराने के बाद हमेशा फोकस से होकर ही गुजरेगी। एकदम सीधा सा हिसाब है। और ये देखिए, इस इलस्ट्रेशन में बिल्कुल वही हो रहा है। सारी पैरेलल किरणें टकराकर एक ही पॉइंट यानी फोकस पर मिल रही हैं। इसी को तो कन्वर्जेंस कहते हैं। अच्छा, दूसरा नियम पहले वाले का ठीक उल्टा है। अगर कोई लाइट रे पहले फोकस से गुजरती है और फिर मिरर से टकराती है, तो टकराने के बाद वो सीधी यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा और आखिरी नियम कॉन्केव मिरर के लिए, ये तो और भी आसान है। अगर कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मिरर पर पड़ती है, तो वो बिना रास्ता बदले जैसे आई थी ठीक वैसे ही वापस लौट जाएगी। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। यहां पहला नियम थोड़ा अलग है। जब कोई पैरेलल किरण इससे टकराती है तो वो फैल जाती है, पर फैलती इस तरह है कि ऐसा लगता है मानो वो मिरर के पीछे मौजूद फोकस से आ रही हो। दूसरा नियम भी कॉन्केव जैसा ही है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर कोई किरण सीधे उस फोकस की तरफ जा रही है जो मिरर के पीछे है, तो वो मिरर से टकराने के बाद सीधी यानी पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा नियम, ये तो बिल्कुल कॉन्केव मिरर जैसा ही है। अगर कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो वो जैसे आई थी ठीक वैसे ही वापस लौट जाएगी। तो अब जब हमने ये नियम समझ लिए हैं, तो देखते हैं कि इनका इस्तेमाल करके इमेज कैसे बनती है। इन नियमों को मिलाकर हम एकदम सटीक तरीके से बता सकते हैं कि मिरर में कैसी इमेज बनेगी। ये टेबल असल में कॉन्केव मिरर्स के लिए एक तरह की चीट शीट है। इसमें सब कुछ है।
कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, छोटी होगी या बड़ी, सीधी होगी या उल्टी, सब कुछ एक जगह पर। जैसे इसी टेबल का इस्तेमाल करके एक और कॉमन सवाल हल करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए तो टेबल क्या बताती है? इमेज भी सी पर ही बनेगी, साइज भी सेम होगा और नेचर रियल और इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टी। तो अब हम काफी कुछ जान चुके हैं। चलिए अब वापस चलते हैं उस पहले सवाल पर जहां से हमने ये सब शुरू किया था। याद है ये सवाल? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ होता है? अब तक हमने जो नियम देखे हैं उनसे हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण लाइट रेज को बाहर की तरफ फैलाता है और ऐसा लगता है कि वो किरणें एक ही पॉइंट से निकल रही हैं। तो इसका जवाब क्या हुआ? वो पॉइंट यानी फोकस मिरर के पीछे होता है। ये एक वर्चुअल पॉइंट है। असल में किरणें वहां मिलती नहीं, बस मिलती हुई लगती हैं। तो आज की बातचीत से जो खास बातें निकलकर आई हैं वो ये हैं। कॉन्केव मिरर प्रकाश को एक असली फोकस पर इकट्ठा करते हैं जो शीशे के सामने होता है। वहीं कॉन्वेक्स मिरर प्रकाश को एक आभासी यानी वर्चुअल फोकस से फैलाते हैं जो शीशे के पीछे होता है। और वो 3 आसान से नियम वो किसी भी किरण का रास्ता बता सकते हैं। और हाँ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन से ही इमेज का साइज, लोकेशन और टाइप तय होता है। बिल ब्राइसन का ये कोट कितना सही लगता है। फिजिक्स में हम सिंप्लिसिटी ही तो ढूंढते हैं और ये नियम भी रिफ्लेक्शन जैसी कॉम्प्लेक्स चीज को कितनी खूबसूरती से सिंपल बना देते हैं। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है। हमने एक किरण के लिए तो नियम जान लिए, पर जो हम रोजाना शीशे में अपनी पूरी साफ शक्ल देखते हैं वो लाखों करोड़ों किरणें मिलकर कैसे बनाती होंगी? सोचिएगा जरूर। नमस्कार। कभी सोचा है कि कार के साइड मिरर में लिखी चेतावनी ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर का असली मतलब क्या है? या फिर एक डेंटिस्ट कैसे किसी के दांतों को इतना बड़ा और साफ देख पाता है? इन सारे सवालों का जवाब पता है कहाँ छिपा है? वो छिपा है गोलीय दर्पणों में। आज हम इसी की दुनिया में उतरेंगे, खास तौर पे एग्जाम्स के नजरिए से। तो देखिए, आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम वक्र दर्पणों से जान पहचान करेंगे, फिर हम अवतल दर्पण के रहस्यों की गहराई में उतरेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उत्तल दर्पण कितना सीधा साधा और प्रिडिक्टेबल है। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि ये शीशे हमारे रोज की जिंदगी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। और हाँ, आखिर में आपके लिए एक फाइनल चीट शीट भी होगी ताकि सब कुछ याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वक्र दर्पण है ना, ये सिर्फ किताबों की चीज नहीं है, ये तो हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। हम सब ने गाड़ी के साइड मिरर पर वो चेतावनी जरूर पड़ी होगी, ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। कभी सोचा है ऐसा क्यों भाई? इसका सारा राज ना उस शीशे के आकार में ही छिपा है। देखिए, इसे ऐसे समझिए। गोलीय दर्पण मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण। ये अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, जैसे कोई गुफा या चम्मच का अंदरूनी हिस्सा। इसका काम है रोशनी को एक जगह इकट्ठा करना, इसलिए इसे अभिसारी या कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और दूसरा है उत्तल दर्पण। ये बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, चम्मच के पिछले हिस्से की तरह। ये रोशनी को चारों ओर फैला देता है, इसलिए इसे कहते हैं अपसारी या डाइवर्जिंग मिरर। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, अवतल दर्पण की पहेली। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक चीज को शीशे के पास और दूर ले जाकर देखेंगे कि उसकी इमेज यानी परछाई कैसे कैसे अपना रूप, आकार और जगह बदलती है। तैयार हैं? तो एक्सपेरिमेंट का पहला स्टेप, मान लीजिए हमारे पास एक मोमबत्ती है और हम उसे दर्पण के वक्रता केंद्र, जिसे हम सी कहते हैं, उससे भी पीछे रख देते हैं। अब जरा सोचिए, इसकी परछाई कहां और कैसी बनेगी? अब जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। नियम बहुत सिंपल है। जो किरण सीधी आती है वो शीशे से टकराकर फोकस यानी F से होकर गुजरती है। और देखिए ये किरणें कहाँ मिल रही हैं? ठीक फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच में। तो नियम नंबर 1 को याद रखिए। जब भी कोई चीज दूर यानी C से पीछे रखी होगी तो उसकी परछाई पास बनेगी, F और C के बीच। और ये परछाई असली होगी, उल्टी होगी और हाँ, साइज में चीज से छोटी होगी। अब वो सवाल जो लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। सोचिए, अगर किसी को एक ऐसी परछाई चाहिए जो असली हो, उल्टी हो और साइज में चीज के बिल्कुल बराबर हो, तो उसे चीज को कहाँ रखना पड़ेगा? कोई अंदाजा? सही जवाब है ठीक वक्रता केंद्र यानी C पर। जैसा कि इस डायग्राम में साफ दिख रहा है, जब चीज C पर होती है तो उसकी परछाई भी ठीक C पर ही बनती है। ये एक तरह का मैजिकल बैलेंसिंग पॉइंट है। तो हमारा दूसरा नियम है वस्तु C पर, तो परछाई भी C पर
और ये परछाई होगी असली, उल्टी और साइज में एकदम बराबर, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए अब खेल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम अपनी मोमबत्ती को थोड़ा और पास ले आते हैं, वक्रता केंद्र C और फोकल पॉइंट F के बीच में। अब परछाई का क्या होगा, क्या लगता है? और यहाँ एक पैटर्न देखिए, जैसे ही चीज C को पार करके F की तरफ बढ़ती है, उसकी परछाई C से दूर भागती है और बड़ी होने लगती है। याद है पहला केस? ये ठीक उसका उल्टा हो रहा है। तो हमारा तीसरा नियम है, जब वस्तु C और F के बीच हो तो परछाई C से भी दूर बनेगी। ये अभी भी असली और उल्टी ही होगी, लेकिन अब ये चीज से बड़ी यानी मैग्नीफाइड हो जाएगी। अब बारी है उस जादुई बिंदु की जिसे हम कहते हैं फोकस या F। सोचिए, अगर हम अपनी मोमबत्ती को ठीक फोकस पर ही रख दें तो क्या होगा? जैसे ही वस्तु फोकस पर आती है ना, शीशे से टकराने के बाद सारी किरणें एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल हो जाती हैं, जैसे रेल की पटरियां, और वो कभी नहीं मिलती। इसीलिए हम कहते हैं कि परछाई अनंत पर बनती है। कार की हेडलाइट्स में बल्ब को ठीक इसी जगह पर रखा जाता है ताकि रोशनी सीधी और दूर तक जाए। और अब अवतल दर्पण का आखिरी और सबसे बड़ा सरप्राइज, क्या होगा अगर हम मोमबत्ती को इतना पास ले आएं कि वो फोकस F और दर्पण के पोल P के बीच में आ जाए? इस बार किरणें शीशे से टकराने के बाद फैल जाती हैं। वे असल दुनिया में कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन हमारे दिमाग को एक धोखा होता है। उसे लगता है कि ये किरणें शीशे के पीछे किसी एक पॉइंट से आ रही हैं। इसी धोखे को हम आभासी यानी वर्चुअल इमेज कहते हैं, जिसे पर्दे पर नहीं बनाया जा सकता। तो ये बात गांठ बांध लीजिए। अवतल दर्पण का ये इकलौता केस है जब परछाई सीधी और आभासी बनती है। ये शीशे के पीछे बनती है और चीज से काफी ज्यादा बड़ी होती है। अब समझ में आया कि शेविंग मिरर या डेंटिस्ट के आईने में यही क्यों इस्तेमाल होता है। अच्छा, अवतल दर्पण के इतने सारे नियमों के बाद दिमाग थोड़ा घूम गया होगा, है ना? चलिए अब कुछ आसान करते हैं। उत्तल दर्पण बहुत ही सीधा साधा है। इसका बर्ताव हमेशा एक जैसा रहता है। देखते हैं कैसे। उत्तल दर्पण का तो बस एक ही नियम है और वो कभी नहीं बदलता। आप चीज को कहीं भी रखिए, उसकी परछाई हमेशा शीशे के पीछे बनेगी, हमेशा सीधी होगी और हमेशा चीज से छोटी होगी। बस इतना ही आसान है ये। तो थ्योरी तो हमने समझ ली। अब देखते हैं कि ये सारा ज्ञान हमारी असल जिंदगी में कहाँ-कहाँ काम आता है। तो देखिए, अवतल दर्पण जो चीजों को बड़ा दिखाते हैं या रोशनी को एक जगह इकट्ठा करते हैं, वो आपको मिलेंगे डेंटिस्ट के पास, मेकअप मिरर में, कार की हेडलाइट्स में और सोलर कुकर में। और उत्तल दर्पण जो एक बहुत बड़े एरिया का व्यू देते हैं, वो मिलेंगे गाड़ियों के साइड मिरर में और दुकानों या पार्किंग में लगे सिक्योरिटी मिरर्स में। चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। एक डेंटिस्ट को दांत का बड़ा और सीधा व्यू चाहिए, तो वो कौन सा दर्पण इस्तेमाल करेगा? सोचिए, बिल्कुल सही, अवतल दर्पण। क्योंकि जब दांत शीशे के बहुत पास होते हैं तो वो एक बड़ी, सीधी और आभासी इमेज बनाता है। और अब वापस हमारे सबसे पहले सवाल पर, गाड़ियों में उत्तल दर्पण क्यों होता है? क्योंकि ये ड्राइवर को एक बहुत बड़ा फील्ड ऑफ व्यू देता है। आसान भाषा में कहें तो एक छोटे से शीशे में पीछे की पूरी सड़क और कई गाड़ियां एक साथ दिख जाती हैं। भले ही चीजें थोड़ी छोटी और दूर दिखें, पर ज्यादा इलाका दिखने की वजह से ड्राइविंग सेफ हो जाती है। चलिए अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे जल्दी से समेट लेते हैं। ये आपकी फाइनल चीट शीट है जो एग्जाम से ठीक पहले बहुत काम आएगी। ये है दर्पण सूत्र, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब इसे देख के घबराना नहीं है, ये बहुत आसान है। U है शीशे से चीज की दूरी, V है शीशे से परछाई की दूरी और F है फोकल लंबाई। इस एक फॉर्मूले से गणित के सारे सवाल हल हो जाते हैं। और अब जाते जाते आपके लिए एक चैलेंज। मान लीजिए आपको एक सोलर कुकर बनाना है जो सूरज की सारी रोशनी को एक जगह इकट्ठा करके खाना पका सके। तो अब तक जो भी हमने सीखा है उसके आधार पर बताइए कौन सा दर्पण चुनना सबसे अच्छा रहेगा और क्यों। सोचिए और अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, आज हम गोलीय दर्पणों यानी स्फेरिकल मिरर्स की साइन कन्वेंशन के कोड को क्रैक करने वाले हैं। सुनने में ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए असल में ये बहुत ही सीधा और लॉजिकल है। हम सब के साथ ऐसा कभी ना कभी हुआ है ना? जब फिजिक्स के किसी सवाल का जवाब सिर्फ एक छोटी सी प्लस या माइनस की गलती की वजह से गलत हो जाता है। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं।
तो चलिए सबसे पहले उन यूनिवर्सल नियमों को समझते हैं जो इसका बेस हैं। इसका सारा राज कुछ बहुत ही सिंपल रूल्स में छिपा है, और ये रूल्स एक ऐसी चीज पर आधारित हैं जिसे हम सब पहले से जानते हैं। एक बार ये समझ आ गया तो सब कुछ आसान हो जाएगा। देखिए, ये पूरी साइन कन्वेंशन और कुछ नहीं बल्कि हमारी जानी पहचानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है। अरे वही XY वाला ग्राफ जिसे हम स्कूल से मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं। बस ये कल्पना कीजिए कि दर्पण का पोल यानी उसका सेंटर पॉइंट ग्राफ का ओरिजिन है। सारी की सारी दूरियां हम यहीं से नापेंगे। तो ये हैं वो 5 कोर रूल्स। रूल नंबर 1, सारी दूरियां मिरर के पोल से मापी जाएंगी। रूल 2 और 3, पोल से दाईं तरफ की दूरियां पॉजिटिव और बाईं तरफ की नेगेटिव होंगी। और रूल 4 और 5, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की हाइट पॉजिटिव और नीचे की नेगेटिव, बिल्कुल एक ग्राफ के एक्स और वाई एक्सिस की तरह, सिंपल। तो अगर आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो वो ये है, राइट और अप हमेशा पॉजिटिव, लेफ्ट और डाउन हमेशा नेगेटिव। बस ये छोटा सा मंत्र याद रखिए और आधी लड़ाई तो यहीं जीत ली। अब जब नियम पता चल गए हैं तो देखते हैं कि हमारे दो मेन प्लेयर्स यानी अवतल और उत्तल दर्पण पर ये कैसे लागू होते हैं। अवतल दर्पण, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक गुफा की तरह अंदर की तरफ मुड़ा होता है और लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है। वहीं दूसरी तरफ उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभरा हुआ होता है और लाइट को फैला देता है। उनके शेप का यही छोटा सा फर्क सब कुछ बदल देता है। और देखिए उनके शेप का फर्क सीधे सीधे उनके साइन पर कैसे असर डालता है। एक अवतल दर्पण के लिए फोकस पॉइंट मिरर के सामने होता है यानी बाईं ओर, तो इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। और उत्तल दर्पण के लिए फोकस पॉइंट मिरर के पीछे होता है यानी दाईं ओर, इसलिए उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। ये एक बहुत ही जरूरी नियम है। ठीक है, रूल्स हो गए, प्लेयर्स को समझ लिया, अब बारी है प्लेबुक की। चलिए उस मिरर फॉर्मूले पर नजर डालते हैं जहां ये सारे नियम एक साथ काम करते हैं। तो यह है हमारा मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ u है ऑब्जेक्ट की दूरी, v है इमेज की दूरी और f है फोकल लेंथ। यहीं पर हमारे साइन कन्वेंशन के नियम अपना असली जादू दिखाते हैं। अगली जरूरी चीज है मैग्निफिकेशन। इससे हमें पता चलता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितनी बड़ी या छोटी बनी है। और सिर्फ यही नहीं, इससे यह भी पता चलता है कि इमेज सीधी है या उल्टी। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज सीधी है, अगर नेगेटिव है तो आप समझ गए, उल्टी है। बहुत थ्योरी हो गई है ना। चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। एक प्रैक्टिकल सवाल हल करके समझते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। तो ये रहा हमारा चैलेंज। एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है। उसके सामने 12 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। सवाल है मैग्निफिकेशन क्या होगा। किसी भी मिरर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सिंपल सा 3 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला, जो भी वैल्यू दी गई हैं उन्हें लिख लें। दूसरा और सबसे जरूरी स्टेप, हमारे नियमों का इस्तेमाल करके सही साइन लगाएं। और आखिर में फॉर्मूले में वैल्यूज डालकर कैलकुलेट कर लें। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी को लगाते हैं। ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के सामने ही रखा जाता है यानी बाईं तरफ। तो ऑब्जेक्ट की दूरी u हो गई नेगेटिव यानी -12 सेंटीमीटर। और क्योंकि एक अवतल दर्पण है तो हम जानते हैं कि इसकी फोकल लेंथ f भी नेगेटिव ही होगी यानी -18 सेंटीमीटर। अब हम कैलकुलेशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और सारी कैलकुलेशंस के बाद हमें मैग्निफिकेशन मिलता है +3। अब देखिए इस छोटे से साइन में कितनी कहानी छिपी है। प्लस का मतलब है कि इमेज वर्चुअल है और सीधी है, और 3 का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी है। देखा, सही साइन लगाते ही पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। तो बस ये याद रखना है कि ये सब साइन को समझने का खेल है। इन आसान से नियमों में महारत हासिल कर लीजिए और फिर आप किसी भी मिरर प्रॉब्लम को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाएंगे। ये सोचने वाली बात है ना? ये सिर्फ मिरर्स के बारे में नहीं है। जरा सोचिए, साइंस में और कहां-कहां बस एक छोटा सा प्लस या माइनस का साइन डायरेक्शन, फोर्स या एनर्जी की पूरी कहानी बदल देता है। इस सवाल पर विचार करते रहिएगा। नमस्कार। एग्जाम्स में गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर्स के सवाल अक्सर परेशान करते हैं, है ना? तो चलिए आज इसके पीछे की साइंस को इतना आसान बनाते हैं कि हर सवाल हल हो जाए। हाँ, एग्जाम्स में स्फेरिकल मिरर्स के सवाल थोड़े मुश्किल लग सकते हैं। ये एक आम परेशानी है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं। इसका सल्यूशन काफी सिंपल है।
लेकिन क्या हो अगर इन सवालों को एक अलग नजरिए से देखा जाए? मान लीजिए कि इन सारे साइंस और नंबर्स के पीछे एक सीक्रेट कोड छिपा है और आज हम उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। तो फिर तैयार हैं? बिल्कुल इन हैंड रिटन नोट्स की तरह हम इसे एकदम बेसिक से सिंपल तरीके से समझेंगे। चलिए साथ मिलकर इस कोड को तोड़ते हैं। ओके, तो इस कोड का सबसे पहला हिस्सा है मैग्निफिकेशन। इसे सिर्फ एक फॉर्मूला मत समझिए, इसमें ना दो सुराग छुपे हैं। पहला है इसका साइन प्लस या माइनस और दूसरा है इसकी वैल्यू यानी नंबर। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है कि मैग्निफिकेशन में इस नेगेटिव साइन का आखिर मतलब क्या है। ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है और इसका जवाब ही पूरे कॉन्सेप्ट की नींव है। और जवाब ये रहा। ये साइन इमेज की पूरी कहानी बता देता है। एक नेगेटिव साइन का मतलब हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, एक ही होता है। इमेज रियल और इन्वर्टेड है। बस इस बात को पक्का याद कर लीजिए और यह पूरा कोड क्रैक हो जाता है। देखिए कितना सिंपल है। कोड के दो हिस्से हैं। पहला साइन, अगर प्लस है तो इमेज वर्चुअल और सीधी बनेगी, और अगर माइनस है तो रियल और उल्टी। सिंपल। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर यानी नंबर पर। अगर वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इमेज बड़ी यानी मैग्नीफाइड है, 1 से कम है तो छोटी यानी डिमिनिश्ड, और अगर ठीक 1 है तो सेम साइज की है। बस इतना ही है पूरा खेल। चलिए अब इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर से मिलते हैं, कॉन्केव यानी अवतल मिरर और कॉन्वेक्स यानी उत्तल मिरर। हाँ, एक वो जो डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं और दूसरा जो गाड़ियों के साइड मिरर में होता है। दोनों के रूल्स एकदम अलग हैं। तो इनके बीच का मेन डिफरेंस क्या है? देखिए, कॉन्केव मिरर की सतह अंदर की तरफ घूमी होती है, एक गुफा की तरह। ये कई तरह की इमेज बना सकता है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, आसान भाषा में जिस गोले का ये हिस्सा है उसका सेंटर, मिरर के सामने होता है। वहीं दूसरी तरफ है कॉन्वेक्स मिरर, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। ये हमेशा हमेशा एक ही तरह की इमेज बनाता है, इसलिए काफी प्रिडिक्टेबल है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होता है। तो पहले फोकस करते हैं कॉन्केव मिरर पर। यह काफी वर्सेटाइल है, मतलब बहुत काम का है। इसीलिए तो डेंटिस्ट से लेकर शेविंग मिरर्स तक में इसका इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है इसके बेसिस पर यह अलग अलग इमेज बना सकता है, और एग्जाम्स में ज्यादातर सवाल यहीं से बनते हैं। तो एक आम एग्जाम क्वेश्चन लेते हैं। हमें एक रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? चलिए अपने मैग्निफिकेशन कोड को याद करते हैं। रियल और इन्वर्टेड का मतलब है m नेगेटिव होगा, और मैग्नीफाइड का मतलब है कि m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ठीक है? और ये रहे डायग्राम, हमें सीधा सीधा जवाब दिखा रहा है। जब ऑब्जेक्ट को फोकस F और सेंटर ऑफ कर्वेचर C के बीच रखा जाता है तो रेज C के आगे जाकर मिलती हैं, और हमें बिल्कुल वैसी ही इमेज मिलती है जैसी चाहिए थी, बड़ी, रियल और उल्टी। अच्छा, एक और जरूरी केस, अगर हमें ऐसी इमेज चाहिए जो सेम साइज की हो, मतलब m इक्वल्स टू -1, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखना पड़ेगा। ये कॉन्केव मिरर का एक क्लासिक रूल है, इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। हाँ, वही गाड़ियों के साइड मिरर वाला। कॉन्केव के बिल्कुल उलट ये बहुत ही सिंपल और सीधा साधा है। इसके नियम कभी बदलते ही नहीं, इसलिए इसे समझना बहुत आसान है। ये हैंड रिटन नोट्स देखिए, इसमें एक सिंपल सा अनब्रेकेबल रूल लिखा है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। ये रूल कभी भी नहीं बदलता। तो ये रही कॉन्वेक्स मिरर की रूल बुक। पहला, मैग्निफिकेशन यानी m हमेशा पॉजिटिव होगा। दूसरा, इमेज हमेशा वर्चुअल और सीधी होगी। तीसरा, इमेज हमेशा छोटी होगी। इसीलिए अगर एग्जाम में सवाल आए कि क्या +2.3 का मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स मिरर से मिल सकता है, तो जवाब क्या होगा? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल। तो हमने कॉन्सेप्ट्स तो समझ लिए, अब आते हैं उस आखिरी चाबी पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का ताला खोलेगी, मिरर फॉर्मूला। ये सारे सुरागों को एक साथ जोड़ देता है। यहाँ एक टिपिकल एग्जाम प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन पहली नज़र में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं, फिर देखिएगा कि ये कितना आसान है। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको लिख लो। फोकल लेंथ f कॉन्वेक्स के लिए +10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमेशा नेगेटिव होता है तो -15 सेंटीमीटर। ठीक है। स्टेप 2, मिरर फॉर्मूला याद कीजिए।
1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। स्टेप 3, बस वैल्यूज को फॉर्मूले में डालिए और v के लिए सॉल्व कर दीजिए और जवाब आ गया +6 सेंटीमीटर। देखा कितना सिंपल था। तो हमने लगभग सब कुछ कवर कर लिया है। अब एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए ये रही एक अल्टीमेट मिरर चीट शीट। ये टेबल उन सारे रूल्स को समराइज करता है जिनके बारे में हमने अभी बात की। यहाँ साफ दिख रहा है कि कॉन्केव मिरर कितना वर्सेटाइल है, रियल, वर्चुअल, बड़ा, छोटा सब बना सकता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये रिवीजन के लिए परफेक्ट है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि साइन इमेज का नेचर बताता है और नंबर उसका साइज बताता है। अगर इस एक बात को अच्छे से समझ लिया तो समझो मिरर के सवालों पर मास्टरी हासिल कर ली। अब जब मिरर का कोड क्रैक हो ही गया है तो जरा सोचिए, फिजिक्स के और कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक कोड जैसे लगते हैं, जिसके टूटने का इंतजार है। इस नई सोच के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए और फिर देखिए, कोई भी चैलेंज मुश्किल नहीं लगेगा। कभी सोचा है कि पानी के ग्लास में रखी पेंसिल मुड़ी हुई सी क्यों लगती है? या फिर रेगिस्तान में पानी होने का वो धोखा वो कैसे होता है? ये कोई जादू नहीं, ये है प्योर फिजिक्स। तो चलिए समझते हैं कि कैसे लाइट का मुड़ना हमारी आंखों को इतना बड़ा धोखा दे सकता है। तो चलिए सीधे उस रहस्य पर आते हैं जिसकी बात हम कर रहे थे। सोचकर देखिए, एक तपता हुआ रेगिस्तान, दूर दूर तक पानी का एक तालाब नजर आता है, लेकिन जैसे ही पास पहुंचते हैं वो गायब हो जाता है। इस कमाल के धोखे को आखिर कहते क्या हैं? यही है आज का हमारा सवाल। और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, अपवर्तन, जिसे हम इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसा कि यहां दिख रहा है, जब लाइट एक चीज से दूसरी चीज में जाती है तो वो सीधी नहीं रहती, वो मुड़ जाती है। बस यही एक सिंपल सा आइडिया उस पूरे रेगिस्तानी भ्रम के पीछे है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि लाइट असल में ट्रैवल कैसे करती है। चलिए देखते हैं कि प्रकाश का सफर अलग अलग मीडियम्स यानी माध्यमों में कैसा होता है। तो सबसे पहले ये माध्यम या मीडियम होता क्या है? अरे बहुत आसान है। ये बस कोई भी ऐसी चीज है जिसमें से लाइट गुजर सकती है, जैसे हवा, पानी या फिर कांच। ये सब मीडियम ही तो है। अब हर मीडियम एक जैसा नहीं होता। इसे ऐसे सोचिए, एक है खाली हाईवे और एक है भीड़ वाला बाजार। जो विरल माध्यम है वो उस हाईवे जैसा है, लाइट एकदम तेजी से निकल जाती है। और जो सघन माध्यम है वो उस भीड़ वाले बाजार जैसा है, लाइट की स्पीड कम हो जाती है और स्पीड का यही बदलना सब कुछ बदल देता है। और जैसे ही स्पीड बदलती है, लाइट अपना रास्ता बदल लेती है, मतलब मुड़ जाती है। और इसके बस दो सिंपल से नियम हैं। जब लाइट तेज से धीमे वाले मीडियम में जाती है तो वो एक सीधी लाइन, जिसे अभिलंब कहते हैं, उसकी तरफ झुकती है, और जब धीमे से तेज में जाती है तो उस लाइन से दूर भागती है। बस यही दो नियम पूरी कहानी बयां करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि भाई डेंसिटी यानी घनत्व का स्पीड से क्या लेना देना है? चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। नियम एकदम सीधा है लेकिन बहुत पावरफुल है। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो लाइट की स्पीड कम होगी, और अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। मतलब ये एक उल्टा रिश्ता है, एक चीज ऊपर जाती है तो दूसरी नीचे। तो एक छोटा सा सवाल हो जाए, अभी जो हमने सीखा उसके हिसाब से जब लाइट विरल से सघन मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड का क्या होता है? बढ़ती है, घटती है या उतनी ही रहती है? बिल्कुल सही सोचा, जवाब है बी, स्पीड घट जाती है। ठीक है, तो लाइट मुड़ती है, ये तो पक्का हो गया। लेकिन सवाल है कितना मुड़ती है? क्या इसे नापने का कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए देखते हैं। इसे नापा जाता है अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ये बस एक नंबर है, एक तरह का स्कोर, जो ये बताता है कि किसी मीडियम में लाइट कितनी धीमी हो जाती है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा डेंसिटी और लाइट उतनी ही धीमी। और हाँ, इसका एक फॉर्मूला भी है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो वैक्यूम में लाइट की स्पीड को उस मीडियम में लाइट की स्पीड से कंपेयर करते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि किसी चीज में लाइट को मोड़ने की कितनी पावर है। अब देखिए, ये बहुत मजेदार है क्योंकि यहां हम असल दुनिया के उदाहरण देख सकते हैं। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करीब करीब 1 है, पानी का 1.33, कांच का 1.5 और जरा हीरे को देखिए 2.41। इससे पता चलता है कि हीरा लाइट पर कितना जबरदस्त ब्रेक लगाता है। चलिए एक और सवाल। मान लीजिए हमारे पास 3 मीडियम हैं जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं 1.33,
1.65 और 1.46। याद है ना नियम, जितना छोटा नंबर उतनी तेज रफ्तार। तो लाइट सबसे तेज किस में चलेगी? बिल्कुल सही, 1.33 वाले मीडियम में। ठीक है, तो अब हमारे पास पजल के सारे टुकड़े आ गए हैं। चलिए वापस अपने शुरुआती रहस्य पर चलते हैं और इस रेगिस्तानी भ्रम की गुत्थी को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। ये डायग्राम एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाता है कि कैसे लाइट अलग अलग परतों से गुजरते हुए लगातार मुड़ सकती है। रेगिस्तान की हवा बिल्कुल ऐसी ही काम करती है। वो अलग अलग तापमान और घनत्व वाली कई सारी अदृश्य परतों से बनी होती है। तो आखिर ये होता कैसे है? बहुत आसान है। सूरज जमीन को बहुत ज्यादा गर्म कर देता है। इससे जमीन के ठीक ऊपर की हवा भी गर्म और हल्की हो जाती है, मतलब विरल बन जाती है, जबकि ऊपर की हवा ठंडी और भारी रहती है। अब आता है असली खेल। आसमान से आने वाली रोशनी जब इस गर्म हवा की परत में घुसती है तो वो जमीन तक पहुंचने के बजाय ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। और यही है सबसे कमाल की बात। हमारी आंखें इस मुड़ी हुई रोशनी को देखती हैं और हमारा दिमाग सोचता है कि ये रोशनी तो जमीन पर पानी से टकरा कर आ रही है। तो वो जो पानी का तालाब दिखता है वो असल में पानी है ही नहीं, वो तो नीले आसमान की मुड़ी हुई एक इमेज है, एक परछाई। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है। अगर लाइट हमारे चारों ओर हवा और पानी में लगातार मुड़ रही है तो ऐसी और कितनी चीजें हैं जिन्हें हम रोज देखते तो हैं पर शायद वैसे नहीं जैसी वो असल में हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। कभी सोचा है कि पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखती है, या रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है फिजिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश का मुड़ना। तो चलिए आज इस रोजमर्रा के जादू के पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे यूनिवर्स की सबसे तेज रफ्तार से, फिर देखेंगे कि अलग अलग चीजें प्रकाश को कैसे धीमा करती हैं, फिर उस नियम को जानेंगे जो ये तय करता है कि प्रकाश कितना मुड़ेगा, और एक ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की भी बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारी दुनिया में कैसे दिखाई देता है। तो भाई इससे पहले कि हम ये समझें कि लाइट मुड़ती कैसे है, ये जानना बहुत जरूरी है कि जब उसे कोई नहीं रोक रहा हो, मतलब वैक्यूम में, तब वो कितनी तेजी से सफर करती है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। अब देखिए, यह है इसकी एकदम सटीक वैल्यू, लेकिन हिसाब किताब को आसान बनाने के लिए फिजिक्स में अक्सर इसे थोड़ा राउंड ऑफ कर दिया जाता है। और ये रही वो संख्या 3x × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये है, समझिए, हमारे यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट, एक ऐसा पैमाना जिसके हिसाब से हम बाकी सब कुछ नापते हैं। ठीक है, तो हमें यूनिवर्स की स्पीड लिमिट तो पता चल गई, पर क्या होता है जब लाइट वैक्यूम से निकलकर किसी और चीज में जाती है, जैसे पानी में या कांच में? यहीं से रिफ्रैक्शन का असली खेल शुरू होता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे इस सवाल से अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो सीधी सी बात यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बस एक नंबर है। ये हमें बताता है कि कोई भी मटेरियल लाइट की स्पीड को कितना कम कर सकता है, और इसे निकालने का एक सीधा साधा फॉर्मूला भी है। ये फॉर्मूला वैक्यूम में लाइट की स्पीड, जिसे हम c कहते हैं, और उस मटेरियल के अंदर लाइट की स्पीड यानी v को आपस में जोड़ता है। तो देखिए, रिश्ता बिल्कुल साफ है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसका मतलब है कि लाइट उस चीज के अंदर उतना ही धीरे चलेगी। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि लाइट धीमी हो जाती है, पर सवाल ये है कि वो मुड़ती कितनी है? क्या इसका भी कोई हिसाब किताब है? जी हाँ, बिल्कुल है, और इसी हिसाब किताब को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। जरा इस क्लासिक एग्जाम्पल को देखिए। एक लाइट की किरण एक मीडियम से दूसरे में जा रही है। ध्यान से देखिए कि उसका एंगल कैसे बदल गया। 45 डिग्री पर आई और 30 डिग्री पर मुड़ गई। और ये जो एंगल में बदलाव आया है ना, इसकी एकदम सटीक भविष्यवाणी करता है स्नेल्स लॉ। ये ऑप्टिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल नियम है जो हमें बताता है कि लाइट की किरण कितनी मुड़ेगी। और यहां देखिए स्नेल्स लॉ का प्रैक्टिकल इस्तेमाल। इस फॉर्मूले को लगाकर हम दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं और एक मजेदार सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। क्या होगा अगर हम लाइट को इतने तिरछे एंगल पर डालें कि वो दूसरे मीडियम में जा ही ना पाए? हाँ, तो एक ऐसा खास एंगल होता है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इस एंगल पर लाइट दूसरे मीडियम में जाने के बजाय दोनों की बाउंड्री से एकदम चिपक कर निकल जाती है 90 डिग्री पर।
और कमाल की बात तो ये है कि इस क्रिटिकल एंगल को निकालने का फॉर्मूला कहीं बाहर से नहीं आता, ये सीधे स्नेल्स लॉ से ही निकलता है। बस हमें रिफ्रैक्शन के एंगल को 90 डिग्री मानना होता है। तो ये रहा उस डेरिवेशन का नतीजा। ये फॉर्मूला हमें सीधा सीधा वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कैलकुलेट करने का तरीका देता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? अगर लाइट का एंगल इस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए तो वो दूसरे मीडियम में जाती ही नहीं है, वो पूरी की पूरी वापस लौट आती है, बिल्कुल एक शीशे की तरह। और इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज की जो फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी है ना, वो इसी सिद्धांत पर काम करती है। चलिए, अब तक हमने जो भी फिजिक्स समझी है उसे उन खूबसूरत चीज़ों से जोड़कर देखते हैं जो हम आसमान में रोज देखते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि रात में तारे टिमटिमाते हैं, है ना? पर असल में वो तारे अपनी जगह पर स्थिर होते हैं। उनका टिमटिमाना तो बस इसलिए होता है क्योंकि उनकी रोशनी जब हमारे एटमॉस्फेयर की अलग-अलग परतों से गुजरती है तो वो बार-बार मुड़ती हैं। और ये इफेक्ट सिर्फ तारों तक ही नहीं है। हमारा एटमॉस्फेयर एक बहुत बड़े लेंस की तरह काम करता है। ये सूरज की रोशनी को भी मोड़ता है। इसी वजह से सूरज असल में उगने से करीब 2 मिनट पहले हमें दिख जाता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। तो अब जब हम ये सब जान गए हैं तो इस सवाल पर गौर कीजिए। वायुमंडल के रिफ्रैक्शन की वजह से हमें जो सनसेट दिखता है वो असल सनसेट के कितनी देर बाद होता है? तो इसका सही जवाब है बी, 2 मिनट बाद। सोचिए, सिर्फ एटमॉस्फेयर में लाइट के मुड़ने की वजह से हमारा दिन हर रोज लगभग 4 मिनट लंबा हो जाता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे फिजिक्स के मामूली से लगने वाले नियम हमारी दुनिया को कितना बदल देते हैं। और जैसा कि महान भौतिक शास्त्री वर्नर हाइजेनबर्ग ने कहा था, ब्रह्मांड न केवल हमारी कल्पना से अधिक अजनबी है, बल्कि यह उससे भी अधिक अजनबी है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। कभी सोचा है कि कांच का एक साधारण सा टुकड़ा हमारे आसपास की दुनिया को बड़ा करके कैसे दिखा सकता है? आज हम उत्तल लेंस के पीछे के विज्ञान में गोता लगाने वाले हैं। हाँ, एक मैग्नीफाइंग ग्लास से लेकर हमारे चश्मों तक ये सभी एक ही बेसिक प्रिंसिपल पर काम करते हैं, और वो है प्रकाश को मोड़ना। तो चलिए देखते हैं कि ये काम करता कैसे है। इस रहस्य से पर्दा उठने ही वाला है, लेकिन उससे पहले हमें लेंस की भाषा, उसकी लैंग्वेज को समझना होगा। अरे चिंता मत कीजिए, कोई मुश्किल शब्दों में नहीं उलझाएंगे। सब कुछ समझने के लिए ना बस कुछ मेन बातें जाननी है। तो सबसे पहले आता है द्वारक यानी कि एपर्चर। ऐसे सोचिए कि ये लेंस का एक दरवाजा है। अब जाहिर सी बात है, दरवाजा जितना चौड़ा होगा उतनी ही ज्यादा रोशनी अंदर आ पाएगी। मतलब बड़ा एपर्चर मतलब एक ज्यादा ब्राइट तस्वीर। और ये उन कैमरों के लिए बहुत जरूरी है जो कम रोशनी में फोटो खींचते हैं, या फिर उन टेलीस्कोप्स के लिए जो बहुत दूर की गैलेक्सीज को देखते हैं। अच्छा, अब हम एक चीज पर फोकस करने वाले हैं जिसे पतला लेंस कहते हैं। इसको ना एक सिंपल सा मॉडल समझ लीजिए जो हमारे कैलकुलेशंस को आसान बना देता है। बस इतना याद रखना है कि आम तौर पर थोड़ा फ्लैट होता है, इसमें कर्व बहुत ज्यादा नहीं होता। तो अभी जो हमने सीखा है उसको जरा याद करते हैं। एक पतले लेंस के लिए एपर्चर और उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच क्या रिश्ता है? सोचा? सही जवाब है बी, द्वारक बहुत छोटा होता है। यही सोचा था ना? तो चलिए अब आते हैं असली मजे पर। हम सीखने जा रहे हैं 3 बिल्कुल आसान से रूल्स, और ये रूल्स इतने पावरफुल हैं कि इनकी मदद से एक फिजिसिस्ट की तरह रोशनी का रास्ता प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ये 3 नियम समझ लीजिए सीक्रेट वेपन्स की तरह हैं। इन पर मास्टरी हो गई तो बस बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाएगा कि लेंस आखिर रियलिटी की इमेज बनाते कैसे हैं। तो हमारा पहला नियम, इमेजिन कीजिए एक लेजर बीम को जो एकदम सीधी, बिल्कुल सीधी, ठीक लेंस के सेंटर की तरफ आ रही है। अब जैसे ही ये लेंस से गुजरती हैं, वो पैरेलल रे एक खास पॉइंट की तरफ मुड़ जाती है। इसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकल पॉइंट। जितनी भी पैरेलल किरणें हैं ना, सब यहीं आकर मिलती हैं। अच्छा, अब चलिए इस कहानी को थोड़ा पलट देते हैं। क्या होगा अगर एक रे फोकल पॉइंट से शुरू होकर लेंस की तरफ जाए? बिल्कुल वही जैसा सोचा होगा। ये एकदम उल्टा करती है। वो रे बिल्कुल सीधी हो जाती है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। मतलब एकदम परफेक्ट सिमेट्री है यहाँ। अब आते हैं हमारे आखिरी रूल पर, और ये तो सबसे आसान है। क्या होगा अगर एक रे आकर ठीक लेंस के बिल्कुल बीच यानी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरे? कुछ भी नहीं होगा, वो ऐसे निकल जाएगी जैसे लेंस वहां था ही नहीं। कोई बेंडिंग नहीं, कोई डेविएशन नहीं, एकदम सीधा रास्ता।
ओके, तो अब हमारे पास हमारे टूल्स हैं। तो चलिए थोड़ा डिटेक्टिव वाला काम करते हैं। इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके हम बिल्कुल ठीक पता लगा सकते हैं कि कोई इमेज कहाँ बनेगी। सबसे पहले एक ऐसी चीज इमेजिन करते हैं जो बहुत बहुत दूर है, जैसे कोई सितारा। उससे आने वाली सारी लाइट रेज वो लगभग पैरेलल ही होती हैं। तो हमारे पहले रूल के हिसाब से ये सब कहाँ मिलेंगी? बिल्कुल फोकल पॉइंट पर, और वहां एक छोटी सी उल्टी इमेज बनाएंगे। अब जैसे जैसे हम उस चीज को पास लाते हैं, इमेज लेंस से दूर जाने लगती है और थोड़ी बड़ी भी होने लगती है। हाँ, अभी भी ये उल्टी है और ऑब्जेक्ट से छोटी है, पर हाँ, बदलाव आ रहा है। और ये एक स्पेशल जगह है। जब ऑब्जेक्ट ठीक 2f1 पर होता है तो इमेज दूसरी तरफ ठीक उतनी ही दूरी पर बनती है। और साइज भी एकदम सेम, एक परफेक्ट हाँ लेकिन उल्टी कॉपी। अब यहाँ से चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ऑब्जेक्ट को और पास ले आइए और देखिए, इमेज दूर चली जाती है और बड़ी होने लगती है। पता है, यही तो एक प्रोजेक्टर के पीछे का सीक्रेट है। एक छोटी सी स्लाइड को लेकर उसे एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाना। और आखिर में आ गया वो मैजिकल मोमेंट। ऑब्जेक्ट को फोकस से भी करीब ले आइए और अचानक एक बड़ी सीधी इमेज ऑब्जेक्ट के पीछे दिखाई देती है। ये एक वर्चुअल इमेज है, मतलब हमारा दिमाग इसे वहां देखता है, पर इसे स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। और बिल्कुल इसी तरह एक मैग्नीफाइंग ग्लास काम करता है। ठीक है, काफी तेज सफर रहा ये। चलिए अब सब कुछ एक साथ रखते हैं और एक सिंपल सी चीट शीट में इसके पैटर्न को देखते हैं। इस चार्ट पर नजर डालिए, एक क्लियर पैटर्न दिख रहा है ना? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है, इमेज दूर जाती है और बड़ी होती जाती है। ये उन्हीं 3 गोल्डन रूल्स से कंट्रोल होने वाला एक खूबसूरत डांस है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे क्या है? ये कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन ही सब कुछ डिसाइड करती है। तो अब एक सवाल, अगर एक कॉन्वेक्स लेंस रोशनी को एक साथ लाता है तो इसका उल्टा यानी एक कॉन्केव लेंस क्या करेगा? बिल्कुल, वो रोशनी को फैला देगा और इसीलिए उसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। यही तो फिजिक्स की खूबसूरती है। एक बार नियम समझ आ गए तो उन्हें कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है। हमारे साथ इस खोज में शामिल होने के लिए शुक्रिया। नमस्ते। कभी सोचा है कि कांच का एक मामूली सा टुकड़ा लाइट को कैसे मोड़ सकता है? आज हम लेंस की इसी कमाल की दुनिया में उतरने वाले हैं, जहां मिलेंगे कन्वर्जर और डाइवर्जर से। तो कांच का एक टुकड़ा कैसे खोल सकता है ब्रह्मांड के राज? जवाब है लाइट को कंट्रोल करके। सोचिए, छोटी से छोटी चीज दिखाने वाले माइक्रोस्कोप से लेकर अरबों मील दूर के तारे दिखाने वाले टेलीस्कोप तक, इन सब के पीछे लेंस ही तो हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर ये करते क्या हैं। तो इस कहानी ने हमारे 2 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा अवतल यानी कॉनकेव लेंस। दोनों का काम एक ही है, लाइट को काबू करना, पर इनके तरीके एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। इसको ऐसे समझिए, एक लेंस है जो टीम प्लेयर है, सारी लाइट की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, और दूसरा है जो एकदम बागी है, किरणों को चारों तरफ बिखेर देता है। और बस यही एक छोटा सा फर्क इनकी पूरी कहानी तय कर देता है। तो चलिए पहले मिलते हैं हमारे पहले कैरेक्टर से, कन्वर्जर यानी उत्तल लेंस। ये दोनों में से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि ये कई अलग अलग तरह की इमेज बना सकता है। और इसको समझने के लिए एक बिल्कुल क्लासिक सवाल से शुरुआत करते हैं, जो एग्जाम्स में भी खूब आता है कि भाई जब लाइट की पैरेलल किरणें एक कॉन्वेक्स लेंस से टकराती हैं तो होता क्या है। ये एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ आ गया तो समझिए आधा काम हो गया। इस डायग्राम को देखिए, जैसे ही ये पैरेलल किरणें लेंस के अंदर जाती हैं, वो अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे की तरफ झुकती हैं, मानो किसी एक मीटिंग पॉइंट पर पहुंचने की जल्दी हो। इसी प्रोसेस को कहते हैं कन्वर्जेंस। और वो सारी की सारी किरणें एक सिंगल पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं। इसी पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस या एफ। ये कॉन्वेक्स लेंस का सबसे जरूरी नियम है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब खेल को थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं। क्या होगा अगर हम किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में रख दें? ये भी एक क्लासिक सिचुएशन है। देखते हैं अब क्या होता है। इस डायग्राम में जवाब छिपा है। देखिए, किरणें लेंस के दूसरी तरफ फिर से मिलती हैं, और जहां वो मिलती हैं वहां एक इमेज बनती है। और ये इमेज कैसी है? उल्टी और असल ऑब्जेक्ट से बड़ी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक प्रोजेक्टर काम करता है। तो यहां से टेक अवे क्या है?
जब भी ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में होगा, इमेज हमेशा रियल और एनलार्ज यानी बड़ी होगी। रियल का मतलब है कि उसे आप किसी स्क्रीन पर उतार सकते हैं, जैसे सिनेमा हॉल का पर्दा। लेकिन क्या होगा अगर हम ऑब्जेक्ट को और भी पास ले आएं, मतलब फोकस F1 और लेंस के बिल्कुल बीच में? यहीं पर कॉन्वेक्स लेंस अपना सबसे मशहूर जादू दिखाता है। जी हां, मैग्नीफाइंग ग्लास वाला जादू। अब इस डायग्राम को देखिए। इस बार लाइट की किरणें लेंस के दूसरी तरफ जाकर असल में मिलती ही नहीं हैं, बल्कि वो फैल जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे वो ऑब्जेक्ट के पीछे किसी एक पॉइंट से आ रही हों। तो नतीजा क्या निकला? एक ऐसी इमेज जो वर्चुअल है, इरेक्ट यानी सीधी है, और एम्प्लीफाइड यानी बहुत बड़ी है। इसे वर्चुअल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे स्क्रीन पर नहीं उतारा जा सकता, ये बस लेंस के अंदर से ही दिखती है। और यही तो है मैग्निफिकेशन का कमाल। चलिए अब हमारे दूसरे कैरेक्टर यानी डाइवर्जर की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के मुकाबले कॉनकेव लेंस बहुत सीधा साधा और प्रिडिक्टेबल है। इसका बस एक ही काम है और ये हमेशा वही करता है। इसका काम है लाइट को फैलाना, डाइवर्ज करना। लाइट की किरणें चाहे कहीं से भी आएं, जैसे ही वो एक कॉनकेव लेंस से टकराती हैं, वो हमेशा बाहर की तरफ बिखर जाती हैं, कभी भी एक पॉइंट पर मिलती नहीं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इसमें कॉनकेव लेंस की पूरी कहानी है। इसमें एक चीज गौर करने वाली है कि ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दें, चाहे कितनी भी दूर या पास, नतीजा हमेशा एक ही पैटर्न में आता है। और वो पैटर्न क्या है? ये है इसका गोल्डन रूल। एक कॉनकेव लेंस हमेशा एक वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड यानी छोटी इमेज बनाएगा। कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं, एकदम सिंपल। तो ये हमेशा एक छोटी, सीधी और वर्चुअल इमेज बनाता है। इसीलिए दरवाजों के पीप होल्स या कुछ खास तरह के चश्मों में ये काम आता है। तो अब हमारे पास दो लेंस हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन दोनों को कंट्रोल करने वाला सिर्फ एक ही मैथमेटिकल फॉर्मूला है? और वो है ये लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। ये एक छोटा सा इक्वेशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f को एक साथ जोड़ता है। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों तरह के लेंस पर काम करता है। तो फिर सीक्रेट क्या है? सीक्रेट छुपा है साइन में, प्लस या माइनस के निशान में। एक कन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ f हमेशा पॉजिटिव होती है, और एक कॉनकेव यानी डाइवर्जिंग लेंस के लिए f हमेशा नेगेटिव, माइनस होती है। बस ये छोटा सा प्लस माइनस का फर्क गणित के हिसाब से लेंस का पूरा बिहेवियर तय कर देता है। चलो, अब जब हमें रूल पता चल गया है, तो इसे एक क्विक फायर राउंड में टेस्ट करके देखते हैं। सवाल यह है, एक ऑब्जेक्ट है 24 सेंटीमीटर दूर, लेंस कॉन्वेक्स है और उसकी फोकल लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो इमेज कहां बनेगी? तो देखिए, हमारे पास u है 24, f है 8 और क्योंकि लेंस कॉन्वेक्स है तो ये होगा +8। अब बस लेंस फॉर्मूला लगाइए और v की वैल्यू निकालिए। और जवाब आता है 12 सेंटीमीटर। देखा, फॉर्मूला एकदम परफेक्टली काम करता है। ये हमें इमेज की बिल्कुल सटीक लोकेशन बता देता है। और यहीं पर सारी बातें जुड़ जाती हैं। सोचिए जरा, बस एक छोटा सा प्लस या माइनस का साइन ये बताता है कि लाइट इकट्ठा होगी या फैलेगी। और यही एक सिंपल सा फैसला उन सभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का आधार है जो हमारी दुनिया को चलाते हैं, चश्मों से लेकर बड़े बड़े स्पेस टेलीस्कोप तक। यही तो है फिजिक्स की खूबसूरती, जो इतने बड़े राज को एक छोटे से नियम में छिपा देती। नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कैमरा, चश्मा या फिर टेलीस्कोप, इन सब में कॉमन क्या है? वो है लेंस। हमारे चारों तरफ हैं ये वो कह सकते हैं कि अनदेखे हीरो हैं जो हमारी दुनिया को शेप देते हैं। पर सवाल ये है कि ये काम करते कैसे हैं? तो आज हम ना उत्तल और अवतल लेंस के इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और ऑप्टिक्स को बनाएंगे एकदम आसान। तो आखिर क्या राज हैं इन साधारण से दिखने वाले कांच के टुकड़ों का? मतलब ये कैसे लाइट की किरणों को मोड़कर दूर की गैलेक्सीज को हमारे पास ले आते हैं, या फिर एकदम छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने लायक बना देते हैं? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए ना हमें इसके दो मेन कैरेक्टर से मिलना होगा। कौन है वो? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और मजे की बात यह है कि हर किसी की अपनी एक अलग ही पर्सनैलिटी है। ये देखिए, जो उत्तल लेंस है वो बीच में से मोटा होता है। ये ना लाइट की किरणों के लिए एक मीटिंग पॉइंट जैसा है, मतलब ये सारी रोशनी को एक जगह इकट्ठा कर देता है।
और वहीं दूसरी तरफ है अवतल लेंस। ये बीच में पतला होता है और रोशनी को बाहर की तरफ फैला देता है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पंखा हवा फैलाता है। बस यही इनका सबसे बेसिक लेकिन सबसे बड़ा फर्क है। तो चलिए पहले मिलते हैं हमारे हीरो से, यानी उत्तल लेंस से। ये चीज़ों को बड़ा करने और फोकस में लाने के लिए जाना जाता है। अरे बस एक क्लासिक मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में सोच लीजिए, वही तो है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, मतलब प्रैक्टिकल पर। ये समझने के लिए कि कोई इमेज बनती कैसे है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए हमारे पास 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक उत्तल लेंस है। अब अगर हम उसके सामने 20 सेंटीमीटर दूर कोई चीज रखते हैं तो सवाल यह है कि उसकी इमेज आखिर बनेगी कहां? तो जवाब है 20 सेंटीमीटर। लेकिन हम इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? असली मजा जवाब जानने में नहीं है, बल्कि उसके पीछे की लॉजिक को समझने में है। तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहां आता है सबसे जरूरी हिस्सा, साइन कन्वेंशन। ये कुछ नहीं, बस कुछ नियम हैं जो बताते हैं कि कब प्लस लगाना है और कब माइनस। इनको ऑप्टिक्स का ट्रैफिक रूल समझ लीजिए। तो रूल के हिसाब से ऑब्जेक्ट की दूरी यानी u हमेशा नेगेटिव होती है, इसलिए ये हुई -20 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये उत्तल लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f हमेशा पॉजिटिव होती है, तो +10 सेंटीमीटर। अब जब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में डालते हैं तो हमें v मिलता है +20 सेंटीमीटर। और ये जो प्लस साइन है ना, ये बताता है कि इमेज रियल है, मतलब लेंस के दूसरी तरफ बन रही है। और अब मिलते हैं कहानी के दूसरे कैरेक्टर से, अवतल लेंस। ये जो है ना, ये अपने साथी यानी उत्तल लेंस के बनाए नियमों पर बिल्कुल नहीं चलता, बल्कि ये तो ठीक उसका उल्टा काम करता है। तो चलिए इसके लिए भी एक सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए एक अवतल लेंस की फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट उससे 30 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो बताइए इमेज कहां बनेगी? इसका जवाब है -10 सेंटीमीटर। हाँ, -10। इस माइनस साइन पर खास ध्यान दीजिए। ये छोटा सा नेगेटिव चिन्ह ही अवतल लेंस के सारे राज खोलने की चाबी है। तो वापस आते हैं साइन कन्वेंशन पर। ऑब्जेक्ट की दूरी u तो नेगेटिव ही रहेगी, यानी -30 सेंटीमीटर। लेकिन यहां ट्विस्ट ये है कि अवतल लेंस की फोकल लेंथ f भी हमेशा नेगेटिव होती है, इसलिए ये हुई -15 सेंटीमीटर। इन वैल्यूज के साथ हमें इमेज की दूरी v मिलती है -10 सेंटीमीटर। और ये जो नेगेटिव रिजल्ट है ना, ये हमें बताता है कि इमेज वर्चुअल है, मतलब ये ऑब्जेक्ट की साइड पर ही बन रही है और इसे किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अब हमारे पास दो अलग अलग लेंस हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा काम करते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि इन दोनों को एक ही शानदार नियम कंट्रोल करता है? ये थोड़ी हैरान करने वाली बात है ना? एक लेंस जो रोशनी को इकट्ठा कर रहा है और दूसरा जो उसे फैला रहा है, ये दोनों एक ही मैथ्स के रूल को फॉलो कैसे कर सकते हैं? और वो रहस्य है लेंस फॉर्मूला। 1/f = 1/v - 1/u। बस यही वो जादुई इक्वेशन है जो दोनों तरह के लेंस पर काम करती है। सारा खेल बस प्लस और माइनस के सही इस्तेमाल का है। और ये है इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। ये स्लाइड एक तरह से मास्टर की है। बस इतना याद रखना है, उत्तल लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, अवतल लेंस की नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा नेगेटिव। इसे बस दिमाग में बिठा लीजिए और फिर लेंस की कोई भी कैलकुलेशन कभी परेशान नहीं करेगी। तो चलिए जो सीखा है उसे फटाफट टेस्ट कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन को याद कीजिए। उत्तल लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव? और अवतल लेंस की? जरा सोचिए। बिल्कुल सही, उत्तल की पॉजिटिव और अवतल की नेगेटिव। बस यही नियम याद रखना है, यही है सफलता की कुंजी। चलिए अब सिर्फ दूरी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम किसी लेंस की पावर और उससे बनने वाली इमेज के साइज को कैसे माप सकते हैं। तो लेंस की शक्ति या जिसे हम पावर कहते हैं, उसे डायोप्टर में मापा जाता है। और ये कुछ नहीं, बस फोकल लेंथ का उल्टा होती है। फॉर्मूला है P = 1/f। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, यहां एक आम गलती होती है। फोकल लेंथ हमेशा मीटर्स में होनी चाहिए, हमेशा। तो एक छोटा सा सवाल है, पावर और फोकल लेंथ का रिश्ता क्या है? डायरेक्ट है या इनवर्स? एकदम सही, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी कम फोकल लेंथ होगी, लेंस उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। और आखिर में आता है मैग्निफिकेशन यानी M। ये हमें बस इतना बताता है कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट की तुलना में कितनी बड़ी है या छोटी। इसका भी एक सिंपल फॉर्मूला है, M = v/u। मतलब
इमेज की दूरी को ऑब्जेक्ट की दूरी से डिवाइड कर दीजिए, बस। तो आज की बातचीत का सार क्या निकला? बहुत सिंपल है। उत्तल लेंस मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ, अवतल लेंस मतलब नेगेटिव फोकल लेंथ। एक ही फॉर्मूला दोनों पर काम करता है, और साइन कन्वेंशन वो यूनिवर्सल चाबी है जो हर ताला खोल देगी। और आप जाते जाते एक दिमागी कसरत सोचिए, अगर एक उत्तल लेंस से बनी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के ठीक बराबर है, मतलब मैग्निफिकेशन 1 है, तो ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया होगा? इसका जवाब लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के रिश्ते में ही छिपा है। सोचते रहिए। कभी सोचा है कि कांच का एक छोटा सा घुमावदार टुकड़ा दूर की चीजों को इतना साफ कैसे दिखा देता है? असल में ये कोई जादू नहीं है। आज हम इसी के पीछे की पूरी साइंस को समझने वाले हैं। देखिए, इसका सारा खेलना बस 2 तरह के लेंस पर टिका है, और वो सिंपल से रूल्स जिनसे ये रोशनी को मोड़ते हैं। तो चलिए समझते हैं ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे कन्वर्जिंग लेंस की, फिर डाइवर्जिंग लेंस की। उसके बाद देखेंगे कि इनके पीछे का मैथ्स यानी हिसाब किताब क्या है, और आखिर में ये समझेंगे कि जब इन लेंस को एक साथ मिला दिया जाता है तो क्या होता है। तो सबसे पहले है कन्वर्जिंग लेंस। आप इसे उत्तल लेंस भी कह सकते हैं। इसको एक टीम के कप्तान की तरह समझिए। इसका बस एक ही काम है, बिखरी हुई रोशनी के किरणों को पकड़कर एक जगह, एक पॉइंट पर इकट्ठा करना। अब यहां जो दिख रहा है ना, वो इसका सबसे बेसिक रूल है। देखिए, जितनी भी रोशनी की किरणें सीधी आ रही हैं, लेंस उन्हें मोड़कर एक खास पॉइंट से गुजार रहा है। इसी पॉइंट को कहते हैं फोकस। बस यही इसका सारा खेल है। लेकिन जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, कैसी दिखेगी, सीधी या उल्टी? ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने चीज को लेंस से कितनी दूरी पर रखा है। तो एक सवाल है, मान लीजिए कि हमें एक ऐसी इमेज चाहिए जो असली हो, उल्टी हो, लेकिन साइज में एकदम चीज के बराबर हो। तो सवाल यह है कि हमें उस चीज को लेंस के सामने कहां रखना पड़ेगा। और इसका जवाब इस डायग्राम में है। देखिए, जब ऑब्जेक्ट को ठीक 2f पर रखा जाता है, यानी फोकल लेंथ की दोगुनी दूरी पर, तो इमेज भी दूसरी तरफ ठीक 2f पर ही बनती है। ये रियल होती है, उल्टी होती है और साइज में एकदम बराबर। अच्छा, ये तो हुई उत्तल लेंस की बात। अब देखते हैं इसका ठीक उल्टा, यानी अपसारी या अवतल लेंस। इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। ये लेंस, जैसा कि आप देख सकते हैं, बीच में पतला होता है और इसका काम भी उल्टा है। ये रोशनी को एक जगह लाने के बजाय बाहर की तरफ फैला देता है, बिखेर देता है, और इसी वजह से इसकी इमेज भी एकदम अलग बनती है। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि अवतल लेंस से बनने वाली इमेज लगभग हमेशा वर्चुअल होती है, सीधी होती है और चीज से छोटी होती है, और ये बनती भी उसी तरफ है जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा होता है। तो एक नज़र में देखें तो कहानी बहुत साफ है। उत्तल लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस जो रोशनी को अंदर मोड़ता है और रियल उल्टी इमेज बनाता है, और दूसरा है अवतल लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस जो रोशनी को बाहर फैलाता है और वर्चुअल सीधी इमेज बनाता है। एक बीच में मोटा, दूसरा बीच में पतला। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये लेंस काम कैसे करते हैं, लेकिन क्या कोई तरीका है जिसे हम पहले से ही पता लगा सकें कि इमेज कितनी बड़ी या छोटी बनेगी? जी हाँ, और यहीं पर मैथ काम आता है। ये जो शब्द है ना, मैग्निफिकेशन, इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये बस इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का एक रेशियो है। मतलब इमेज चीज से कितनी गुना बड़ी या छोटी है, बस। और ये फॉर्मूला वही बात साबित करता है जो हमने पहले देखी थी। जब ऑब्जेक्ट 2f पर था तो मैग्निफिकेशन निकलता है -1। 1 का मतलब है साइज बराबर है, और माइनस का साइन बताता है कि इमेज उल्टी है। देखिए कितना सिंपल है। चलिए अब इसी फॉर्मूले को एक असली सवाल पर लगाकर देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 8 सेंटीमीटर लंबी एक चीज है जिसे हमने 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले लेंस से 40 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो इमेज का साइज क्या होगा? तो सबसे पहले हम लेंस फॉर्मूला लगाकर ये पता करेंगे कि इमेज बन कहाँ रही है। जब हम वैल्यूज डालते हैं u को -40 और f को 20, तो v यानी इमेज की दूरी 40 सेंटीमीटर आती है। अब हमारे पास v और u दोनों हैं, तो हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूले से इमेज की हाइट निकाल सकते हैं, और जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो जवाब आता है -8 सेंटीमीटर। बिल्कुल वही, यानी इमेज का साइज तो 8 सेंटीमीटर ही है, लेकिन वो उल्टी है। तो अब तक हमने एक एक लेंस की कहानी समझी, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम इन्हें एक साथ जोड़ना शुरू करते हैं।
यहीं से शक्तिशाली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनने की शुरुआत होती है। देखिए, हर लेंस की अपनी एक पावर होती है जिसे हम डायोप्टर में नापते हैं। और जब कई लेंस को एक दूसरे से सटाकर रखा जाता है तो उनकी कुल पावर निकालना बहुत आसान है। बस सारी पावर्स को जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए एक +2.0 डायोप्टर का उत्तल लेंस है और एक -0.25 डायोप्टर का अवतल लेंस है। इन्हें मिला दें तो टोटल पावर हो जाएगी +1.75 डायोप्टर। बस इतना सिंपल। ये तो बस एक लेंस के नियम थे। अब जरा सोचिए, जब इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके दर्जनों लेंस को एक साथ जोड़ा जाता है, तब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी चीजें बनती हैं। दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बुनियाद में भी रोशनी को इकट्ठा करने और फैलाने के यही सिंपल से सिद्धांत काम करते हैं। ये दिखाता है कि कैसे सबसे बेसिक रूल से भी सबसे बड़ी-बड़ी खोजें मुमकिन हो सकती हैं। हमारी आंखें, कभी सोचा है ये कितनी कमाल की, कितनी खूबसूरत मशीनें हैं? ये असल में काम कैसे करती हैं? कैसे ये रोशनी को उस दुनिया में बदल देती हैं जिसे हम हर पल देखते हैं? चलिए आज इस रहस्य को समझते हैं, रोशनी की एक किरण का पीछा करते हुए। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? बस प्रकाश की एक किरण के साथ साथ आंख के अंदर का सफर तय करना। हम उसके हर मोड़ पर नजर रखेंगे, पहली सतह से लेकर उस जगह तक जहां असली जादू होता है। तो चलें? तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है कॉर्निया। ये आंख की एकदम पारदर्शी बाहरी खिड़की है, दुनिया के लिए पहला दरवाजा। ये देखिए, आंख की सबसे बाहरी गुंबद जैसी सतह। रोशनी के लिए सारा एक्शन यहीं से शुरू होता है। ये एक अदृश्य ढाल की तरह है जो रोशनी को अंदर आने का रास्ता देती है। तो ये जो कॉर्निया है, ये सिर्फ एक बचाने वाली परत नहीं है, बल्कि एक बहुत सटीक एंट्री गेट है। इसे एक घर की सामने वाली खिड़की समझिए, जो एकदम साफ है ताकि रोशनी का हर कण अंदर आ सके। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि कॉर्निया सिर्फ एक खिड़की नहीं है। असल में ये आंख का सबसे शक्तिशाली लेंस है। जी हाँ, रोशनी को मोड़ने का लगभग 2/3 काम यही करता है, ताकि वो अंदर जाके ठीक से फोकस हो सके। सारा बाहरी काम इसी का है। और एक मजेदार बात बताता हूँ जो शायद चौंका दे। जब कोई आई ट्रांसप्लांट करवाता है तो असल में पूरी आंख नहीं बदली जाती, नहीं, सिर्फ कॉर्निया बदला जाता है। सोचिए, हमारी नजर के लिए ये कितना जरूरी है। ठीक है, तो रोशनी ने पहली बाधा पार कर ली है। अब उसकी मुलाकात होती है गेट कीपर से, मतलब द्वारपाल से। ये एक ऐसी जोड़ी है जो ये कंट्रोल करती है कि कितनी रोशनी अंदर जाएगी। ये पहला द्वारपाल है आइरिस। इसे एक कैमरे के अपर्चर की तरह समझिए। ये एक खूबसूरत रंगीन मांसपेशी है जो रोशनी की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए फैलती और सिकुड़ती है। और हाँ, ये वही आइरिस है जो किसी की आंखों को उनका अनोखा रंग देता है, चाहे वो नीला हो, भूरा हो या हरा। मतलब खूबसूरती और काम दोनों एक साथ। यहाँ हम एक तरफ तकनीकी डायग्राम देख रहे हैं और दूसरी तरफ एक असली आंख की हैरान कर देने वाली खूबसूरती। ये एक ही कमाल की चीज है जो मैकेनिक्स भी है और कला भी। आइरिस के ठीक बीच में होती है पुतली, वो काला सा बिंदु। पर असल में ये कोई चीज नहीं है, ये एक खाली जगह है, रोशनी के लिए एक दरवाजा। आइरिस का पूरा काम ही इस छेद के साइज को कंट्रोल करना है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, तेज धूप में आइरिस सिकुड़कर पुतली को छोटा कर देता है ताकि आंख में ज्यादा रोशनी ना जाए, और अंधेरे कमरे में ये फैलकर पुतली को बड़ा कर देता है ताकि हर एक फोटोन अंदर आ सके। ये लगातार अपने आप होने वाला एक एडजस्टमेंट है। एक बार जब रोशनी कंट्रोल होकर पुतली से गुजर जाती है तो वो मिलती है हमारे फाइन ट्यूनर से, यानी लेंस से। इसका काम है दुनिया को एकदम शार्प फोकस में लाना। लेंस ठीक आइरिस और पुतली के पीछे होता है। जहां कॉर्निया ने रोशनी को मोड़ने का ज्यादातर काम किया, वहीं लेंस का काम है उस फोकस को फाइन ट्यून करना, ताकि हम पास और दूर की चीजों को साफ साफ देख सकें। ये कोई कांच का सख्त टुकड़ा नहीं है, ये एक जैविक चमत्कार है। ये उभयोतल है, मतलब दोनों तरफ से बाहर की ओर मुड़ा हुआ, जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास। और ये प्रोटीन से बना है जो इसे बहुत लचीला बनाता है, जो इसके अगले काम के लिए बहुत जरूरी है। तो इसका मुख्य काम क्या है? रोशनी को ठीक से मोड़ना ताकि आंख के पिछले हिस्से पर एक शार्प, एकदम फोकस्ड इमेज बने। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये इमेज उल्टी बनती है। जी हाँ, अपसाइड डाउन।
इस बात को आगे के लिए याद रखिएगा। ये डायग्राम इसे बिल्कुल आसान बना देता है। जैसे ही रोशनी की किरणें मुड़े हुए लेंस से गुजरती हैं, वे एक बिंदु पर मिलती हैं, जिससे इमेज अपने आप पलट जाती है। ये फिजिक्स का एक सीधा सा नियम है जो हर बार होता है। तो हमारी रोशनी की किरण ने कॉर्निया पार कर लिया, पुतली ने उसे कंट्रोल किया और लेंस ने उसे फोकस किया। अब वो अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचती है, वो स्क्रीन जहां बड़ी तस्वीर बनती है, यानी रेटिना। रेटिना आँख के बिल्कुल पिछले हिस्से में एक पतली सी परत है। ये उस सिनेमा स्क्रीन की तरह है जिस पर हमारे आसपास की दुनिया की फोकस्ड उल्टी इमेज प्रोजेक्ट होती है। किसी डिजिटल कैमरे के सेंसर के बारे में सोचिए, रेटिना ठीक वही है। ये वो जादुई सतह है जहां रोशनी यानी फोटॉन्स की धारा पहली बार एक ऐसी भाषा में बदलती है जिसे हमारा दिमाग समझ सकता है, यानी इलेक्ट्रिकल नर्व सिग्नल। ये रेटिना लाखों लाइट सेंसिटिव सेल्स से भरा होता है। रॉड सेल्स हमें रात में या कम रोशनी में देखने की खासियत देते हैं, जबकि कोन सेल्स की वजह से हम रंग और बारीक डिटेल्स देख पाते हैं। और इस पूरे सिस्टम को संभाले रखने के लिए आंख खाली नहीं है, ये खास तरह के तरल पदार्थों से भरी होती है, एक्वियस और विट्रियस ह्यूमर। ये न सिर्फ आंख को पोषण देते हैं, बल्कि उसका आकार बनाए रखने के लिए दबाव भी बनाते हैं, ताकि सब कुछ अपनी सही जगह पर रहे। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। रोशनी कॉर्निया से मुड़ी, पुतली ने उसे कंट्रोल किया, लेंस ने उसे फाइन ट्यून किया और आखिर में रेटिना पर एक शार्प, पूरी लेकिन उल्टी इमेज बन गई। मिशन पूरा हुआ, कम से कम आंख के लिए तो हो ही गया। और यहीं पर आता है आखिरी, दिमाग घुमा देने वाला सवाल। अगर रेटिना पर इमेज उल्टी बनती है, तो हम दुनिया को उल्टा क्यों नहीं देखते? इसका जवाब आंख में नहीं है, ये हमारे अविश्वसनीय प्रोसेसर में है, हमारे दिमाग में। लेकिन ये कहानी फिर कभी। हमारी आंखें ये हमें पूरी दुनिया दिखाती हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा क्यों होता है कि यही दुनिया धुंधली सी लगने लगती है? चलिए आज इसी के पीछे का विज्ञान समझते हैं और जानते हैं आंखों से जुड़ी कुछ आम समस्याओं के बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा, है ना? चाहे वो दूर का कोई साइन बोर्ड हो या किताब में लिखे छोटे-छोटे अक्षर, आखिर क्यों कभी-कभी सब कुछ आउट ऑफ फोकस हो जाता है? आइए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। इसे समझने के लिए सोचिए कि हमारी आंख एक बेहतरीन कैमरे की तरह है। जब सब कुछ एकदम सही होता है तो बाहर से आने वाली रोशनी सीधे हमारी आंख के पर्दे, जिसे रेटिना कहते हैं, उस पर फोकस होती है और बस हमें एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर तस्वीर दिखाई देती है। यही है परफेक्ट विजन का राज। पर होता क्या है कि कई बार ये फोकस थोड़ा गड़बड़ा जाता है। इन गड़बड़ियों को मेडिकल भाषा में रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं। चलिए कुछ सबसे आम समस्याओं पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मायोपिया की, जिसे हम आम भाषा में निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। अब इसके नाम से ही साफ है कि पास की चीज़ें तो बिल्कुल साफ दिखती हैं, पर दूर की चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड या दूर से आती बस का नंबर, वो सब धुंधला नजर आता है। अच्छा, तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, होता यह है कि जो तस्वीर रेटिना पर बननी चाहिए वो असल में रेटिना से थोड़ा पहले ही बन जाती है, और ऐसा अक्सर तब होता है जब हमारी आंख की पुतली का आकार सामान्य से थोड़ा लंबा हो जाता है। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है एक खास तरह का लेंस, जिसे अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस कहते हैं। ये लेंस क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा फैला देता है ताकि वो ठीक रेटिना पर जाकर फोकस हों, और बस दूर की दुनिया फिर से साफ हो जाती। अब बात करते हैं एक और समस्या की, जो मायोपिया से बिल्कुल उल्टी है, हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष। इसमें दूर की चीजें तो एकदम साफ दिखती हैं, लेकिन पास की चीजों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है, जैसे किताब पढ़ना हो या फोन में कुछ देखना हो। इसमें एक बड़ी ही दिलचस्प बात होती है। यहाँ प्रकाश की किरणें रेटिना पर रुकती ही नहीं, बल्कि उसके भी पार निकल जाती हैं। मतलब इमेज रेटिना के पीछे बन रही है, जहां उसे देखने के लिए कोई स्क्रीन ही नहीं है। अब इसके पीछे दो मुख्य वजहें हो सकती हैं। या तो आंख की पुतली थोड़ी छोटी हो गई है, या फिर आंख के लेंस की फोकस करने की जो ताकत है वो कुछ कम हो गई है। तो इस समस्या को ठीक करने के लिए एक अलग तरह का लेंस लगता है, जिसे उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये लेंस प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा सिकोड़ देता है ताकि इमेज जल्दी फोकस हो जाए और ठीक रेटिना पर बने। तो चलिए फटाफट दोनों को एक साथ देख लेते हैं। मायोपिया मतलब पास का साफ, दूर का धुंधला।
हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर का साफ, पास का धुंधला। एक में फोकस रेटिना के आगे बनता है, दूसरे में पीछे, और इसीलिए दोनों के इलाज के लिए बिल्कुल अलग अलग लेंस इस्तेमाल होते हैं। यही है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क। अच्छा, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे हमारी आंखों में भी कुछ बदलाव आते हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ आंखों की कौन सी परेशानियां आम हो जाती हैं। प्रेसबायोपिया एक ऐसी ही समस्या है जो अक्सर 40 की उम्र के बाद लोगों को महसूस होती है। इसकी दो मुख्य वजह हैं। पहली, हमारी आंखों की जो मांसपेशियां लेंस को कंट्रोल करती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, और दूसरी, आंख का जो लेंस है उसका लचीलापन कम हो जाता है। इसी वजह से पास की चीज़ों पर फोकस करना मुश्किल होने लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों को दूर और पास दोनों ही जगह देखने में दिक्कत होने लगती है। मतलब उन्हें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों की शिकायत हो जाती है। ऐसे में काम आते हैं बाइफोकल लेंस। ये एक ही चश्मे में दो अलग अलग पावर वाले लेंस होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा दूर देखने के लिए और नीचे वाला पास का काम करने के लिए। उम्र से जुड़ी एक और बहुत आम समस्या है मोतियाबिंद या कैटरैक्ट। इसमें होता क्या है कि आंख के नेचुरल लेंस में प्रोटीन के छोटे छोटे गुच्छे जमने लगते हैं, जिससे लेंस धीरे धीरे धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है, और देखने में ऐसा लगता है मानो किसी फॉगी शीशे से दुनिया को देख रहे हों। अभी तक हमने बात की चश्मों और लेंस से होने वाले सुधारों की, लेकिन एक ऐसा भी तरीका है जिससे किसी की जिंदगी में रोशनी वापस लाई जा सकती है। उन्हें दुनिया देखने का एक अनमोल तोहफा दिया जा सकता है, और वो तरीका है नेत्रदान। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये उम्मीद का प्रतीक है। ये नेत्रदान के महत्व को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। ये किसी की अंधेरी दुनिया में रोशनी भरने का एक जरिया है, एक ऐसा तोहफा जिसका सच में कोई मोल नहीं है। यहाँ एक बात जानना बहुत बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद सिर्फ 4 से 6 घंटे का समय होता है। इसी समय के अंदर आंखें निकाली जानी चाहिए, तभी उन्हें किसी दूसरे इंसान को सफलतापूर्वक लगाया जा सकता है। इसलिए सही समय पर यह फैसला लेना और जानकारी देना बहुत अहम है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या वो नेत्रदान कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। सच तो ये है कि ज़्यादातर लोग ये महान काम कर सकते हैं। आपकी उम्र कुछ भी हो, आप चश्मा पहनते हो या आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जैसी कोई बीमारी हो, तब भी आप किसी को दृष्टि का उपहार दे सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी संक्रामक बीमारियां हैं जिनकी वजह से नेत्रदान संभव नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जिस व्यक्ति को आंखें लगाई जा रही हैं वो हर तरह से सुरक्षित रहे और उसे कोई इन्फेक्शन ना हो। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ देखने की नहीं है, बल्कि इस बात की भी है कि हम इस दुनिया को कैसे देखते हैं। हमारी आंखें तो हमें बस दुनिया दिखाती हैं, पर हम इसे कैसे देखना चुनते हैं ये हम पर निर्भर करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस अद्भुत तोहफे का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। नमस्ते। आज हम प्रकाश के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को समझने वाले हैं, कैसे हम इसे अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं, चाहे वो हमारी नज़र ठीक करने के लिए हो या फिर इसके छुपे हुए राज जानने के लिए। कभी सोचा है कि ये चश्मा कैसे जादू की तरह धुंधली दुनिया को एकदम साफ कर देता है? ये सवाल हम में से कईयों के मन में आता होगा, है ना? और बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम एक बहुत ही आम सी नज़र की समस्या को समझेंगे और उसे सुलझाएंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे प्रकाश को उसके अलग अलग रंगों में तोड़ा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह। हम ये भी जानेंगे कि कुछ रंग ज्यादा क्यों मुड़ते हैं और कुछ कम। तो चलिए सबसे पहले उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर आते हैं जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो समस्या ये है, एक व्यक्ति है जिसे दूरदर्शिता यानी हाइपरमेट्रोपिया है। इसका मतलब है कि वो दूर की चीजें तो साफ देख पाते हैं, लेकिन पास की नहीं। कम से कम 50 सेंटीमीटर दूर हो तभी कुछ साफ दिखता है। अब सवाल ये है कि वो 25 सेंटीमीटर पर रखी किताब कैसे पढ़ेंगे? हमारा काम है एक ऐसा चश्मा ढूंढना जो इस मुश्किल को आसान बना दे। तो इसका हल कहाँ मिलेगा? बिल्कुल, फिजिक्स में। ये सब कुछ सही कैलकुलेशन का खेल है। अच्छा, किसी भी कैलकुलेशन से पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। यू का मतलब है ऑब्जेक्ट की दूरी, यानी हमारी किताब कहाँ रखी है, और वी है इमेज की दूरी, मतलब वो सबसे नजदीकी पॉइंट जहां तक उस इंसान को साफ साफ दिखाई देता है। अब फिजिक्स में एक नियम होता है, साइन कन्वेंशन। इसके हिसाब से लेंस के सामने की दूरियों को हम नेगेटिव लेते हैं।
तो किताब की दूरी u हो गई -25 सेंटीमीटर और जहां तक साफ दिखता है v हो गया -50 सेंटीमीटर। ये छोटा सा माइनस साइन लगाना बहुत जरूरी है, वरना सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास u और v दोनों हैं। अब आता है हमारा हीरो, लेंस फॉर्मूला। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो इन दूरियों को लेंस की फोकल लेंथ यानी f से जोड़ता है। फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। अब बस वैल्यूज डालनी है। v की जगह -50 और u की जगह -25 रखिए। थोड़ा सा मैथ्स करने पर हमें फोकल लेंथ f मिल जाती है 50 सेंटीमीटर्स, जिसे हम 0.5 मीटर्स भी कह सकते हैं। और एक बार हमें फोकल लेंथ मिल गई तो लेंस की पावर निकालना तो बच्चों का खेल है। और ये रहा हमारा जवाब, +2d। यहाँ d का मतलब है डायोप्टर, जो लेंस की पावर नापने की यूनिट है। और ये पावर बस फोकल लेंथ का उल्टा होती है अगर फोकल लेंथ मीटर में हो। तो +2 डायोप्टर का एक कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। ये लेंस करेगा क्या? ये 25 सेंटीमीटर पे रखी किताब की एक वर्चुअल इमेज ठीक 50 सेंटीमीटर पे बना देगा, यानी ठीक उसी जगह जहां से उस इंसान को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो अभी तक हमने देखा कि प्रकाश को एक जगह कैसे फोकस करते हैं, लेकिन क्या हो अगर हमें इसका ठीक उल्टा करना हो, उसे फोकस करने के बजाय उसे बिखेरना हो? चलिए अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। और यही सवाल हमें लेंस की दुनिया से निकालकर प्रिज्म के दुनिया में ले जाता है। यहां हम लाइट को इकट्ठा नहीं करते, बल्कि उसे उसके असली रंगों में तोड़कर देखते हैं। तो ये प्रिज्म आखिर है क्या? ये कांच का एक टुकड़ा है जिसके किनारे बिल्कुल सटीक एंगल पर काटे गए होते हैं। लेंस की तरह गोल नहीं, बल्कि सपाट। और यही एंगल्स इसे वो खास ताकत देते हैं जिससे ये सफेद रोशनी को उसके सारे रंगों में बिखेर देता है। और जब सफेद रोशनी की एक किरण इस प्रिज्म से गुजरती है तो सच में एक जादू होता है। वो एक अकेली किरण नहीं रहती, बल्कि अपने अंदर छुपे हुए सारे रंगों का एक खूबसूरत बैंड दिखाती है। और ये कोई नई बात नहीं है। सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने एक कांच के प्रिज्म का इस्तेमाल करके सूरज की रोशनी से यह स्पेक्ट्रम हासिल किया था। ये साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा मोड़ था। न्यूटन ने ही दुनिया को दिखाया कि सफेद रोशनी अपने आप में कोई एक रंग नहीं, बल्कि असल में इंद्रधनुष के सारे रंगों का एक मिक्सचर है। इस डायग्राम में हम लाइट का पूरा सफर देख सकते हैं। जब रोशनी की किरण प्रिज्म में घुसती है तो वो एक बार मुड़ती है, इसे आपतित किरण कहते हैं। अंदर वो अपवर्तित किरण बन जाती है, और फिर जब वो प्रिज्म से बाहर निकलती है तो एक बार फिर मुड़ती है, और अब इसे निर्गत किरण कहते हैं। यही 2 बार मुड़ना, यही है वो सीक्रेट जिससे सारे रंग अलग अलग हो जाते हैं। और नतीजा ये देखिए, रंगों का ये खूबसूरत बैंड जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सब लाइन से। हर रंग की अपनी एक खास वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य होती है, जिसे हम नैनोमीटर में नापते हैं। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर प्रिज्म इन रंगों को अलग अलग करता ही क्यों है? सारे रंग एक ही रास्ते पर क्यों नहीं चलते? इसका जवाब छुपा है फिजिक्स के एक कॉन्सेप्ट में जिसे डिस्पर्जन या विक्षेपण कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। बस इतना याद रखना है, कोई रंग कितना ज्यादा मुड़ेगा ये उसकी वेवलेंथ पर निर्भर करता है, और रिश्ता उल्टा है। मतलब जिसकी वेवलेंथ जितनी छोटी वो उतना ज्यादा मुड़ेगा। और ये बात यहाँ एकदम साफ हो जाती है। स्पेक्ट्रम के एक छोर पर है लाल रंग, जिसकी वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, इसलिए वो सबसे कम मुड़ता है। और दूसरे छोर पर है बैंगनी रंग, जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, और इसीलिए वो सबसे ज्यादा मुड़ता है। बस इसी अलग अलग मुड़ने की वजह से ये सारे रंग एक खूबसूरत स्पेक्ट्रम में फैल जाते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे ध्यान में रखते हुए एक आखिरी सवाल। ये सवाल हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। और जवाब है बैंगनी। बिल्कुल, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे छोटी है तो ये सबसे ज्यादा मुड़ता है। और ये एक सिंपल सा जवाब डिस्पर्जन के पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम परफेक्ट तरीके से समझा देता है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में। कैसे कांच का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसे हम प्रिज्म कहते हैं, सूरज की एक मामूली सी किरण में छिपे पूरे इंद्रधनुष को बाहर ले आता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं कि आखिर एक प्रिज्म करता क्या है। देखिए, एक प्रिज्म असल में 2 बहुत ही कमाल के काम करता है। पहला, वो रोशनी को उसके सीधे रास्ते से थोड़ा मोड़ देता है, जिसे हम फिजिक्स की भाषा में अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं।
और दूसरा जो कि सबसे ज्यादा जादुई है, वो सफेद रोशनी को उसके साथ अलग अलग रंगों में बिखेर देता है, जिसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन। यही वो प्रोसेस है जिससे इंद्रधनुष बनता है। तो अब सवाल ये उठता है कि रोशनी का ये मामूली सा मुड़ना इतने सारे खूबसूरत रंगों के एक शानदार स्पेक्ट्रम में कैसे बदल जाता है? इस प्रोसेस का, जैसा कि मैंने बताया, एक खास नाम है वर्ण विक्षेपण। और आपको पता है, ये वही असर है जिसका इस्तेमाल सदियों पहले सर आइजैक न्यूटन ने ये समझने के लिए किया था कि रोशनी असल में बनी किस चीज से है। हाँ, लेकिन सवाल तो वही है, ऐसा होता क्यों है? प्रिज्म से गुजरते हुए रोशनी अपने अलग अलग रंगों में बंट ही क्यों जाती है? आखिर उस कांच के अंदर ऐसा क्या हो रहा होता है? और इसका जवाब छिपा है रोशनी के स्पेक्ट्रम में, और उससे भी ज्यादा उसकी तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ में। देखिए, सारा खेल इस बात का है कि जिसे हम और आप सफेद रोशनी समझते हैं ना, वो असल में सफेद है ही नहीं। ये तो कई अलग अलग रंगों का एक मिक्सचर है। और सबसे जरूरी बात यह है कि हर रंग की अपनी एक यूनिक वेवलेंथ होती है। और अगर आप इस स्पेक्ट्रम को ध्यान से देखें तो एक बहुत मजेदार चीज पता चलती है। लाल रंग की तरंगें मतलब वेव्स लंबी और फैली हुई होती हैं, जबकि दूसरी तरफ बैंगनी रंग की तरंगें बहुत छोटी और पास पास होती हैं। तो फिर प्रिज्म को कैसे पता चलता है कि किस रंग को कहाँ भेजना है? वो इन अलग अलग वेवलेंथ के साथ ऐसा क्या करता है कि एक परफेक्ट इंद्रधनुष बन जाता है? और यहीं पर फिजिक्स के कुछ बेसिक नियम काम आते हैं, वेवलेंथ और डेविएशन यानी विचलन का नियम। ये नियम बहुत सिंपल है। कोई भी लाइट कितनी मुड़ेगी, यानी उसका विचलन कोण कितना होगा, ये उसकी वेवलेंथ के ठीक उल्टा होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इस छोटे से फॉर्मूले में ही सारा राज छिपा है। साफ साफ लिखा है, वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, विचलन यानी कि लाइट का मुड़ना उतना ही कम होगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि लाल रंग जिसकी वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, वो प्रिज्म से गुजरते हुए सबसे कम मुड़ता है। वहीं दूसरी तरफ बैंगनी रंग जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी है, वो सबसे ज्यादा मुड़ता है। अच्छा, तो अब जब हम ये नियम समझ गए हैं तो एक सवाल बनता है, प्रिज्म से गुजरने के बाद कौन सा रंग सबसे ज्यादा विचलित होता होगा? जवाब बिल्कुल साफ है, बैंगनी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी है, इसलिए उसमें झुकाव या विचलन सबसे ज्यादा होता है। चलिए अब इस थ्योरी को जरा प्रैक्टिकल दुनिया में ले जाकर देखते हैं और समझते हैं कि असल दुनिया में इसका क्या असर होता है। यहाँ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्शन सामने आता है। कोई रंग जितना ज्यादा मुड़ता है ना, उस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होता है। मतलब जितना ज्यादा कोई रंग मुड़ेगा, उतना ही ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ये एक डायरेक्ट रिलेशन है। ज्यादा झुकाव मतलब ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए इसी लॉजिक पर एक पहेली सुलझाते हैं। मान लीजिए बैंगनी रंग हरे रंग से ज्यादा मुड़ता है और हरा रंग पीले रंग से ज्यादा मुड़ता है, तो क्या हम उनके अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिश्ता बता सकते हैं? देखिए, इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि मुड़ने का ऑर्डर है बैंगनी, फिर हरा और फिर पीला। और हमारा नियम क्या कहता है? ज्यादा मुड़ना मतलब ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जवाब साफ है, बैंगनी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, फिर हरे का और फिर पीले का। और ये सब सिर्फ फिजिक्स की क्लास के लिए नहीं है, इसका हमारी रोज की जिंदगी से, हमारी सेफ्टी से सीधा ताल्लुक है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में खतरे के या रुकने के सिग्नल हमेशा लाल रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं? इसकी वजह वही है जो हमने अभी सीखी, वेवलेंथ। लाल रंग की वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे लंबी होती है, और लंबी वेवलेंथ की खास बात यह है कि वो हवा में मौजूद धूल या पानी की बूंदों से सबसे कम बिखरती है, और क्योंकि वो बिखरती कम है तो वो ज्यादा दूर तक सफर कर पाती है। इसी वजह से लाल रंग हमें कोहरे या बारिश में भी दूर से ही साफ साफ दिख जाता है। कितनी कमाल की बात है ना कि प्रकृति का जो नियम हमें आसमान में इंद्रधनुष जैसा खूबसूरत नजारा दिखाता है, वही नियम सड़कों पर हमारी जान भी बचाता है। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं जो हमें थोड़ा और सोचने पर मजबूर करेगा। अगर बैंगनी जैसी छोटी वेवलेंथ वाली रोशनी सबसे ज्यादा मुड़ती है, तो फिर उस रोशनी का क्या होता होगा जिसे हमारी आंखें देख भी नहीं सकती, जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट? सोचिएगा जरूर। कभी रात के आसमान को देखा है और ये सोचा है कि जो हम देख रहे हैं क्या वो सच है? जैसे तारों का टिमटिमाना, वो असल में एक बहुत ही खूबसूरत ऑप्टिकल इल्यूजन है, एक ऐसा धोखा जिसे हमारा अपना एटमॉस्फेयर ही बनाता है। तो चलिए इस धोखे के पीछे का विज्ञान क्या है उसे समझते हैं।
ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी तो तारों भरे आसमान के नीचे लेटकर खुद से पूछा ही होगा। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? पर इसका जवाब हमें रोशनी के छिपे हुए रहस्यों की एक पूरी नई दुनिया में ले जाने वाला है। तो आज हम दो ऐसे रहस्यों को सुलझाएंगे जो हर रोज हमारी आंखों के सामने होते हैं, पर हम शायद उन पर ध्यान नहीं देते। पहला, तारों का टिमटिमाना, और दूसरा, सूरज का होराइजन के पार से हमें धोखा देना। और कमाल की बात तो ये है कि इन दोनों के पीछे का जादूगर एक ही है। तो चलिए इस खेल को समझते हैं। देखिए, सब कुछ हमारे एटमॉस्फेयर की एक जादुई ताकत से शुरू होता है, और वो ताकत है प्रकाश की किरणों को मोड़ने की। जरा सोचिए कि तारे से आने वाली रोशनी एक सीधी सड़क पर चल रही है, लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी के घने वायुमंडल में घुसती है, वो सड़क अचानक मुड़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी हवा की परतें अलग अलग तापमान और घनत्व की होती हैं, और हर परत रोशनी को थोड़ा और मोड़ देती है। इसी को विज्ञान में रिफ्रैक्शन कहते हैं। और असली मजा तो अब है। हमारा एटमॉस्फेयर एकदम शांत नहीं है। ये हवा की परतों का एक नाचता हुआ समंदर है। ये परतें लगातार हिलती डुलती रहती हैं, जिससे रोशनी का रास्ता भी हर पल थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। और रोशनी का यही लगातार डामाडोल होना हमारी आंखों में टिमटिमाने का वो खूबसूरत भ्रम पैदा करता है। और यही रिफ्रैक्शन का सिद्धांत सूर्योदय पर भी एक कमाल का भ्रम पैदा करता है। हमारा वायुमंडल सूरज की रोशनी को इतना मोड़ देता है कि हम सूरज को उसके असल में होराइजन से ऊपर आने से लगभग 2 मिनट पहले ही देख लेते हैं। है ना प्रकृति का एक शानदार नज़ारा? ठीक है, तो अब तक हमने माना कि रोशनी सीधी लाइनों में चलती है जो बस मुड़ सकती हैं। लेकिन क्या कहानी इतनी ही सीधी है, या रोशनी के पास हमें हैरान करने के लिए कुछ और भी तरकीबें हैं? इस एक सवाल ने फिजिक्स की दुनिया में मानो एक तूफान ला दिया था। क्योंकि अगर ये मान ले कि रोशनी हमेशा सीधी लाइन में ही चलती है, तो फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम कभी समझा ही नहीं सकते। यहीं पर एक नया खिलाड़ी मैदान में आता है, डिफ्रैक्शन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब रोशनी किसी बहुत ही छोटी रुकावट या छेद से गुजरती है, तो वो सीधी जाने के बजाय उसके किनारों से मुड़कर फैल जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी की लहरें किसी पत्थर के चारों ओर से मुड़कर फैल जाती हैं। यहां देखिए, जब रास्ता चौड़ा है तो रोशनी की लहरें एकदम डिसिप्लिन्ड सैनिकों की तरह सीधी चलती हैं, लेकिन जैसे ही रास्ता तंग हो जाता है, वो फैल जाती हैं, हर दिशा में बिखर जाती हैं। और यहीं पे हमारी पहली समझ, जिसे वैज्ञानिक रे ऑप्टिक्स कहते हैं, मतलब ये मानना कि प्रकाश सीधी किरणों में चलता है, वो फेल हो जाती है। ये डिफ्रैक्शन को समझा ही नहीं सकती। तो फिर प्रकाश असल में है क्या? एक किरण या कुछ और? इस एक सवाल ने वैज्ञानिकों को सालों तक उलझाए रखा। ऐसा लगता था जैसे रोशनी के दो अलग अलग चेहरे हों और दोनों ही सच लगते थे। तो वैज्ञानिक एक दोराहे पर खड़े थे। एक तरफ डिफ्रैक्शन जैसी घटनाओं को समझने के लिए रोशनी को एक लहर, एक वेव मानना जरूरी था, तो दूसरी तरफ 20वीं सदी की शुरुआत में पता चला कि रोशनी ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स यानी पार्टिकल्स की बौछार की तरह भी बर्ताव करती है। ये फिजिक्स की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बन गई थी। आखिर में विज्ञान एक ऐसे नतीजे पर पहुंचा जो इन दोनों आइडियाज को एक साथ ले आता है, और ये हमारी समझ को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। और जवाब हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब था। मॉडर्न क्वांटम थ्योरी कहती है कि रोशनी की फितरत दोहरी है। वो एक ही समय में एक वेव भी है और एक पार्टिकल भी। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारे कॉमन सेंस को सीधी चुनौती देता है और हमें दिखाता है कि ये ब्रह्मांड कितना रहस्यमयी है। तो देखिए, एक बहुत ही सीधे सादे सवाल से शुरू करके तारे क्यों टिमटिमाते हैं, हम ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों में से एक तक पहुंच गए। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे चारों ओर, हमारी नज़रों के ठीक सामने और कितने अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अगली बार जब रात को आसमान को देखें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ तारे नहीं बल्कि फिजिक्स के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक को देख रहे हैं।